देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। एक बार कंफर्म कर दो। रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम, यस मैम। ठीक है, देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंट करेंट। लास्ट दिन हम लोगों ने एवरेज ड्यू डेट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज अकाउंट करेंट। तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, अकाउंट करेंट क्या होता है। तो देखो, जब जैसे कि हम लोगों ने जब एवरेज ड्यू डेट किया, तो एवरेज ड्यू डेट हम लोगों ने क्यों कैलकुलेट किया? जब दो पार्टी के बीच में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होता है, चाहे वो सिर्फ से मतलब एक पार्टी सेल कर रहा है, एक पार्टी परचेस कर रहा है, ऐसा हो, या दोनों पार्टी के अंदर हो, तो मल्टीपल जब ट्रांजैक्शंस होता है तो उसमें हम लोग एक ड्यू डेट निकाल लेते हैं मल्टीपल डेट पे पेमेंट या रिसिप्ट के जगह। और हम लोग एवरेज ड्यू डेट चैप्टर इसीलिए सीखते हैं कि अलग अलग डेट को रिमेम्बर नहीं रखे, किसी भी एक डेट पे हम लोग पे या रिसीव करते हैं तो हमें किसी तरीके का लॉस नहीं होना चाहिए, ना तो इंटरेस्ट गेन का ना तो रिबेट का। ठीक है, तो ये जो है अकाउंट करेंट क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है अकाउंट करेंट में हम लोग को मतलब बेसिकली यहाँ भी देखो, जो दो पार्टीज होते हैं ना उनके लिए ये बना हुआ है। मतलब हम समझाते हैं, जैसे अगर दो पार्टीज के बीच में मल्टीपल ट्रांजैक्शन होता है, कौन से दो पार्टीज, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखते हैं सेलर परचेसर। ठीक है, अच्छा, बैंक और उसका कस्टमर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बैंक और कस्टमर, और इसके अलावा कंसाइनर कंसाइनर। जब कंसाइनमेंट हम लोगों ने किया था, ठीक है, तो सभी ने किया है कंसाइनमेंट, कुछ दिन पहले हम लोगों ने किया था, तो वहां तुम लोग देख सकते हो एक अकाउंट करेंट का मैंने बताया था कि कंसाइनर बनाता है प्रोफोर्मा इनवॉइस, जबकि कंसाइनी बनाता है अकाउंट करेंट। ठीक है, तो जो भी हो, तो कंसाइनर कंसाइनी के बीच में होता है अकाउंट करेंट बनता है। ठीक है, अगर तुम लोग को याद है तो ये वाला पॉइंट मैंने बोला था कि कंसाइनर कंसाइनी के बीच में अकाउंट करेंट बनता है। ठीक है, अच्छा, और किसके बीच में हो सकता है? लेंडर और बॉर्बर। इन सब के बीच में अकाउंट करेंट का यूज होता है। तो ये सब कैसे, मतलब ये सब कैसे पार्टीज है, देखो, सेलर परचेजर, सेलर मतलब जो बेच रहा है कुछ चीज, परचेजर मतलब जो परचेज कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई पार्टी बेच रहा है, कोई पार्टी परचेज कर रहा है, या फिर उल्टा, ठीक है, मतलब जो सेलर है कभी वो सेलर भी हो रहा है, कभी वो परचेजर भी हो रहा है। जैसे मान लो कि ए बी को सेल भी करता है, परचेज भी करता है, तो जब सेल करता है सेलर, जब परचेज करता है तो परचेजर। ठीक है, अच्छा, बैंक और कस्टमर के बीच में कैसा लेन देन होता है, जिसको लेन देन बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस। बैंक और कस्टमर के बीच में कैसा लेन देन होता है, देखो, बैंक जो है वो अपने कस्टमर को पेमेंट भी करता है, लाइक जैसे एफडी वगैरह किया हुआ है, या सेविंग्स में इंटरेस्ट वगैरह जो भी थोड़ा बहुत मिलता है वो। ठीक है, तो कस्टमर बैंक को क्या करता है, कस्टमर बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करता है, बैंक से लोन लेता है। ठीक है, कंसाइनर कंसाइनी के बीच में जो है गुड्स लेने देने का, ये तो पूरा प्रोसेस ही तुम लोग को पता है कि फिर वो सेल करता है, सेल करने के बाद वो पैसा फिर रिटर्न करता है, जो भी उसको रिटर्न करना होता है। लेंडर बोरोवर मतलब वही, अगर हम लोग किसी से लोन ले रहे हैं या फिर किसी को लोन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे पार्टी के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं, और ये सारे ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग अकाउंट करेंट बना सकते हैं। बट ये सारे ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट करेंट का क्या जरूरत है? जैसे देखो, ऐसे मल्टीपल ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने देखा कि एक पेमेंट डेट निकालने के लिए हम लोग एवरेज ड्यू डेट निकाल रहे थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये अकाउंट करंट बनाने का सबसे इम्पोर्टेंस ही क्या है, देखो, ये अकाउंट करंट जो है ये बेसिकली एक लेजर ही है। जैसे देखो, हम इसको एक बार डेफिनेशन लिखते हैं तो तुम लोग को समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एन अकाउंट करेंट, पहले ये लिखते हैं फिर यहां से समझा देते हैं। एंड अकाउंट करेंट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है,
ये बेसिकली स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो जब दो कॉलम बनता है, जैसे मान लो एक अमाउंट का कॉलम, एक पर्टिकुलर्स, अगर हम लोग किसी चीज को पर्टिकुलर्स और अमाउंट के फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंटेशन करते हैं, तो ऐसे फॉर्मेट को नॉर्मली हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर बन गया, इधर अमाउंट, तो ये बन जाता है स्टेटमेंट। तो अकाउंट करेंट नॉर्मली क्या है, एक स्टेटमेंट है। जैसे तुम लोग देख सकते हो कंसाइनर कंसाइनी के बीच में जब मैंने लिखवाया था कि अकाउंट करेंट जब बनता है, कंसाइनी जब कंसाइनर को अकाउंट करेंट बना के देता है, तो वहां पर क्या लिखता है, कितना प्रोडक्ट बिक गया, कितना प्रोडक्ट खराब हो गया, क्या उसने खर्चा किया, तो वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में ही लिखता होगा, ठीक है। तो एन अकाउंट करेंट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। और यहाँ पर अकाउंट करेंट इज अ स्टेटमेंट, फिर इसके बाद हमें लिखना है इन द फॉर्मेट, इन द फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, बट उसका फॉर्मेट जो है वो लेजर के तरह बनेगा, ठीक है। किसका, अकाउंट करेंट का। अकाउंट करेंट एक स्टेटमेंट ही है, लेकिन इसको जब हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे तो सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट से नहीं करेंगे, लेजर के तरह इसको प्रेजेंट करेंगे, लेजर अकाउंट। अब लेजर कैसे होता है, टी शेप में होता है। और लेजर का मेनली कितने सारे लेजर में जो है कॉलम होते हैं, एक देखो डेट कॉलम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर्स होता है, ठीक है, डेट एक पर्टिकुलर्स, और एक क्या होता है, रुपीस का कॉलम होता है। इधर भी उतना ही होता है, डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, और अमाउंट या रुपीस इसका कॉलम होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एन अकाउंट करेंट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसको लेजर फॉर्मेट में हमें डिफाइन करना है, ठीक है, इसको लेजर फॉर्मेट में डिफाइन करना है। लेकिन उसके साथ साथ, जैसे लेजर में मैंने दिखाया कितने सारे कॉलम होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लेजर फॉर्मेट के साथ साथ क्या होगा, विथ interest allowed and interest charged। इंटरेस्ट अलाउड, और ऐसे लिख सकते हो, अलाउड के साथ और एक लैंग्वेज भी लिख सकते हो, समझने में आसानी हो जाएगा, अलाउड, और यहाँ पर बोल सकते हैं पेबल, एंड इंटरेस्ट चार्ज और रिसीवेबल, इंटरेस्ट चार्ज और रिसीवेबल टू टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, एन अकाउंट करेंट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है इन द फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट विद इंटरेस्ट अलाउड और पेएबल एंड इंटरेस्ट चार्ज और रिसीवेबल कॉलम, ठीक है, इसमें कॉलम लिख देते हैं, टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ताकि हम लोग इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन उसमें दिखा सके। मतलब लेजर में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें इस तरह के पार्टी का लेजर बनाना है, सेलर परचेज, तो इस जैसे सेल और परचेज का अगर लेजर बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने सेलर, अगर हम लोग सेलर है तो हमारे लिए डेटर बनेगा अकाउंट, ठीक है। तो डेटर में हम लोग क्या लिखते हैं, डेटर टू सेल्स नॉर्मली, तो टू सेल्स, ये यहाँ पर एक डेट कॉलम रहता है, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर अमाउंट, यहाँ एक डेट पुट हो जाएगा, यहाँ पर अमाउंट पुट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला है, इसके साथ साथ हम लोग और भी एक्स्ट्रा कुछ कॉलम बनाएंगे, जिसमें मैंने नाम लिखा इंटरेस्ट अलाउड और इंटरेस्ट पेबल का कॉलम, ठीक है। तब ये अकाउंट करेंट बन जाएगा। अब ये इंटरेस्ट अलाउड और इंटरेस्ट पेबल कॉलम बना के क्या फायदा होगा, हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्यों करना है, देखो, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इसीलिए करना है क्योंकि जब भी कोई क्रेडिट सेल या परचेज या फिर कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई ड्यू डेट का बात आ रहा है, ड्यू डेट तुम लोग को पता है, जैसे देखो हम लोग जिस दिन जो है सेल या परचेज होता है, उस डेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है। तो हम लोग दो डेट के बारे में अच्छे से जानते हैं, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ रहे हैं, एवरेज ड्यू डेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ट्रांजैक्शन डेट कौन सा डेट है, जिस दिन सेल या परचेज ऑकर्ड होगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन डेट मतलब जिस दिन, अगर अगर देखो ये सेलर परचेसर वाला बात होगा तो सेल परचेज, बैंक कस्टमर का बात होगा तो जिस दिन पैसा डिपॉजिट हुआ है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन डेट एक होता है और दूसरा होता है ड्यू डेट, ठीक है।
यहाँ पर लिखते हैं ड्यू डेट। ट्रांजैक्शन डेट भी होता है, ड्यू डेट भी होता है। ट्रांजैक्शन डेट का मतलब है जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, जिस दिन कुछ भी इंसिडेंट ऑकर्ड हो रहा है उस दिन का जो रिकॉर्डिंग करते हैं, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन बेसिकली, ठीक है, तो वो होता है ट्रांजैक्शन डेट। ड्यू डेट का मतलब जिस दिन हमें पैसा पे करना है। यहाँ पर अब 3 दिन ग्रेस का कंसेप्ट मत लगा लो, क्योंकि वो सिर्फ बिल्स में होता है। हम लोग अभी बिल्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर किसी ने किसी को कुछ सेल किया, परचेज किया और बोला कुछ दिन बाद पैसा पेमेंट कर देंगे, तो जिस दिन पेमेंट करेंगे वो होता है ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब होता है पेमेंट और रिसिप्ट डेट, मतलब एक पार्टी के लिए पेमेंट होगा, एक पार्टी के लिए रिसिप्ट होगा, ठीक है। पेमेंट और रिसिप्ट डेट, जैसे बैंक से लोन लिया है तो लोन का ईएमआई पे करने का एक पेमेंट डेट होगा, ठीक है। अगर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, हम लोगों ने कोई एफडी वगैरह किया है, तो वो इंटरेस्ट रिसीव करने का एक डेट होगा। तो पेमेंट और रिसिप्ट डेट जो है वो ड्यू डेट है। और ट्रांजैक्शन डेट का मतलब हो जाता है कि जिस दिन हम लोगों का सेल या परचेज ऑफर हुआ है, ठीक है, द डेट ऑन विच मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ऑकर्ड, ठीक है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ऑकर्ड। जिस दिन कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन मतलब हम लोगों ने सेल कर दिया, भले ही क्रेडिट में किया हो, पैसे का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन उसका एक रिकॉर्डिंग तो हो गया कि क्रेडिट सेल हुआ है। तो ट्रांजैक्शन डेट मतलब जिस दिन कुछ लेन देन हुआ है। और ड्यू डेट का मतलब जिस दिन हम लोग उसका पेमेंट करेंगे। अब सपोज अगर पेमेंट करने में डिले हुआ, ठीक है, डिले अगर होता है, ठीक है, डिले होता है, ठीक है, डिले होता है। अब डिले दोनों चीज में हो सकता है, डिले टुवर्ड्स पेमेंट, टुवर्ड्स पेमेंट, और डिले टुवर्ड्स पेबल अमाउंट, ऐसे लिखते हैं। पेबल अमाउंट का डिले हो मतलब हमें किसी को पे करना है, हम लोगों ने डिले किया। और टुवर्ड्स रिसीवेबल अमाउंट, अगर रिसीवेबल अमाउंट, हमें किसी से अगर पैसा मिलने वाला है उसमें अगर देरी हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। अगर पेबल अमाउंट में हमारा डिले हो रहा है तो हमसे क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। मतलब जिन्होंने सेल किया, हम एक बार सेल परचेज से बता रहे क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमें सेल परचेज वाला मिलेगा, लास्ट में जाके एक बैंक कस्टमर वाला मिलेगा। कंसाइनर कंसाइनी यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि वो हम लोग कंसाइनमेंट चैप्टर में करते हैं, ठीक है। और लेंडर बोरोवर वाला भी यहाँ पर उतना नहीं मिलेगा, मेनली हमें ये सेलर परचेजर वाला ही मिलेगा कि प्रोडक्ट सेल हुआ और प्रोडक्ट किसी ने परचेज किया, लास्ट में जाके बैंक वाला भी देखेंगे। तो डिले टुवर्ड्स पेबल अमाउंट, तो अगर हम लोग पेबल अमाउंट में डिले करते हैं तो हमें इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और रिसीवेबल अमाउंट में डिले होता है, ठीक है, जो अमाउंट हमें रिसीव करना है उसमें अगर हमें डिले हो रहा है तो इंटरेस्ट जो है हमें हम लोग चार्ज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ही लिख देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ही लिख देते हैं। एक अगर पेबल अमाउंट है तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर रिसीवेबल अमाउंट है तो हम लोग इंटरेस्ट रिसीव कर लेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग जिनसे भी ट्रांजेक्शन हुआ है उनको ये बोलेंगे कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, वो तो आपको देना ही है, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी देना है। जैसे मान लो आज है 24 अगस्त, ठीक है, आज अगर मुझे किसी से पेमेंट मिलने वाला था, ठीक है, वो अगर नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है हम 24 सितंबर को देंगे, तब हम बोलेंगे ठीक है। आप आज सपोज मुझे किसी से 10,000 मिलने वाला था, तो मैंने बोला ठीक है 10,000 तो लेंगे, प्लस उसमें इंटरेस्ट भी मुझे दे दो क्योंकि आपने 1 मंथ का डिले किया, 1 मंथ का, ठीक है, इस तरीके का बात होता है। तो इसीलिए हम लोगों को ऐसा एक फॉर्मेट दिया गया है, अकाउंट करेंट हमें एक ऐसा फॉर्मेट देगा, उसमें हम लोग कितना अमाउंट रिसीवेबल है, पेबल है, मतलब डेटर या जो परचेजर अकाउंट है वो बनाने से हमें क्या पता चलता है कि डेटर से कितना पैसा मिलने वाला है, कितना मिल चुका है। और परचेज अकाउंट जब बनाते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हमें कितना पैसा किसी को पे करना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट भी बना लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा अगर हम लोग डीले करते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, या फिर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा अगर हमारा पेबल पार्टी डीले करता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसके साथ साथ ये जो है एक्स्ट्रा कॉलम्स इसीलिए ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो डेफिनेशन में लिखवाया कि अकाउंट करंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि जिसका फॉर्मेट तो लेजर जैसा है, लेकिन लेजर में जो कॉलम होते हैं उससे भी ज्यादा कुछ कॉलम इसमें एडिशनल कॉलम रहेगा, दैट इज इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड और इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम इसका फॉर्मेट बना के दिखाते हैं, यहाँ पर कैसे होगा। जैसे देखो नॉर्मली यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, डेट का कॉलम रहेगा, पर्टिकुलर्स, ठीक है,
यहाँ एक ड्यू डेट का कॉलम भी आएगा, ठीक है, ड्यू डेट, एक नंबर ऑफ डेज का भी कॉलम आएगा। वहां मैंने डेफिनेशन में तो एक ही एडिशनल कॉलम लिखवाया, बट यहाँ पर कुछ और भी एडिशनल कॉलम आ रहा है, देखो अमाउंट, इधर भी सेम वही कॉलम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ और एक कॉलम आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो लिखा ही नहीं मैंने, इंटरेस्ट का कॉलम, या फिर यहाँ पर प्रोडक्ट ऐसे लिख लो, हम बताएंगे प्रोडक्ट कब यूज होना है, ठीक है। तो कॉलम में हम लोग का आ जाएगा, ये हम फॉर्मेट जस्ट दिखा रहे हैं, डेट पर्टिकुलर। एक काम करते हैं, ठीक है, तुम लोग लिख लियो, लिखो उसको हटाओ मत, ठीक है। ये इधर थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रहा है, तो छोटा छोटा करके लिखो। डेट, देखो नॉर्मली हम लोग का डेट पर्टिकुलर्स ये तो लेजर में होता ही होता है, जैसे कि मैंने तुम लोग को पहले भी बताया कि लेजर फॉर्मेट के तरह ही है ना। और लेजर में और एक अकाउंट, सॉरी, और एक जो है कॉलम होता है, दैट इज अमाउंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग का और भी एक्स्ट्रा कुछ कॉलम होगा, तो इधर देखो हम लोग पहले लेजर बना लेते, जैसे मैंने बोला लेजर में डेट रहता है, पर्टिकुलर्स रहता है, और उसके साथ साथ एक अमाउंट कॉलम रहता है। इसमें एडिशनल क्या कॉलम होगा, मैंने बोला एडिशनल कॉलम होगा हम लोग का इंटरेस्ट का। तो एक डेबिट साइड में होगा, एक क्रेडिट साइड में होगा, मतलब इंटरेस्ट पेएबल और रिसीवेबल, ठीक है। डेबिट साइड मतलब जब इंटरेस्ट पेएबल, और क्रेडिट साइड मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो ये एक कॉलम होगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट के पास यहाँ पर हाइफन मतलब ऑब्लिक देके लिखो प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये क्या है, ये हम लोग जब करेंगे तब पता चल जाएगा, अभी फॉर्मेट में लिख के रख दो प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये फॉर्मेट में तो ये सारी चीज हो गए, और यहाँ पर एक्स्ट्रा और क्या क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का ड्यू डेट। ड्यू डेट जो कि किसी किसी क्वेश्चन में हम लोग को लिखना होगा, किसी क्वेश्चन में हमें नहीं भी लिखना होगा, वो हम बता देंगे कब लिखना है कब नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ डेज क्यों लिख रहा है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कि कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अच्छा, ये जो डेट है, ये जो डेट है और ये ड्यू डेट है, ये डेट जो है ये कौन सा डेट है, ये है ट्रांजैक्शन डेट का कॉलम, ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उस डेट को यहाँ पर लिखना है। ये जो डेट कॉलम है, नॉर्मली हम लोग जब लेजर में बनाते हैं तो ट्रांजैक्शन डेट ही लिखते हैं, जिस दिन सेल हुआ उस दिन का डेट लिख के लेजर में पोस्ट कर देते हैं, डेटर टू सेल बोल के ट्रांजैक्शन डेट। और ये ड्यू डेट जो है, ये तो लिखा हुआ है ड्यू डेट, जिस दिन हमें अमाउंट पे करना है, ठीक है। ये जिस दिन है, ये अमाउंट, अमाउंट पेड का डेट है, अमाउंट पेड जिस दिन करेंगे, क्योंकि डेबिट साइड है, अगर इधर देखेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये डेटर क्रेडिटर पे डिपेंड करेगा क्या होगा, इसको ड्यू डेट ही रहने दो, ठीक है। वो तो डेटर क्रेडिटर पे डिपेंड करेगा ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको यहाँ से ये वाला हटा देते हैं। ड्यू डेट तो तुम लोग को समझ में ही आ रहा है, ड्यू डेट का मतलब जिस दिन हमें अमाउंट पे या रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मेट है ऐसे बनेगा, और इसके ऊपर क्या लिखना है वो भी हम बता देंगे। अब एग्जाम में क्या होगा, देखो ये काफी सारा कॉलम होगा, मेरे यहाँ पर शायद पेज में जगह हो रहा है, तुम लोग के कॉपी में अगर जगह ना हो तो तुम लोग को करना क्या है, तुम लोगों को कॉपी को घुमा के नहीं करना है फॉर्मेट, ठीक है। मतलब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कॉपी जैसे यूज करते हैं, घुमा के हम लोग उस पर लिख देते हैं, ऐसे करके लिख ले रहे हो, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तुम लोग दो पेज का यूज करके लिख सकते हो, मतलब ये देखो कॉपी में ये एक पेज है, इधर भी एक पेज है, ठीक है। अब तुम लोग इधर नहीं इसे कंप्लीट कर पा रहे हो, तुम लोग सोच रहे हो इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे नहीं करना है, तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को ये दो पेज ये बीच का जगह यूज करके लिख लेना है, यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है, और ये पेज दोनों को ही छोड़ देना है, एग्जाम में ऐसे करना है। अभी अगर तुम लोग लिखना चाहते हो यहाँ पर तो लिख सकते हो ऐसे कॉपी घुमा के, लेकिन बेटर ये होगा अभी से ऐसा आदत करो, ठीक है, तो ऐसे करके लिखना, तो ये सही रहेगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मेट है इसीलिए हम बोल रहे हैं, मेरे यहाँ पर आ जा रहा है, शायद तुम लोग के पेज में ना आए, ऐसा तो हो ही सकता है ना, तो इसीलिए। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या मेथड्स होता है अकाउंट करेंट बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करें, ठीक है। नॉर्मली तीन मेथड्स होता है, ठीक है, तीन मेथड्स होता है अकाउंट करेंट को प्रिपेयर करने का, ये देखो तुम लोग के यहाँ पर भी मिल जाएगा।
with the help of interest table, with the help of interest table, ठीक है। दूसरा है बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। और ये है इंटरेस्ट टेबल मेथड, और एंड में है बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस, ठीक है। ये तीन मेथड हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो है विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, अब इसमें दो मेथड होता है। इंटरेस्ट टेबल को हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। एक होता है फॉरवर्ड मेथड, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट टेबल मेथड को हम लोग फॉरवर्ड मेथड से भी कर सकते हैं, और कौन से मेथड से कर सकते हैं, बैकवर्ड मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड मेथड और बैकवर्ड मेथड दोनों, ये इसका दो मेथड है। मतलब ये जो इंटरेस्ट टेबल मेथड है, इसको हम लोग फॉरवर्ड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बैकवर्ड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब बोल सकते हो फॉरवर्ड मेथड फॉर इंटरेस्ट टेबल, बैकवर्ड मेथड फॉर इंटरेस्ट टेबल। इंटरेस्ट टेबल मेथड को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, फॉरवर्ड से भी कर सकते हैं, बैकवर्ड से भी कर सकते हैं, दोनों में सेम आंसर आएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट के केस में भी ऐसा ही होगा। प्रोडक्ट मेथड को भी हम लोग फॉरवर्ड मेथड से भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड मेथड, और इसको हम लोग बैकवर्ड मेथड से भी कर सकते हैं, बैकवर्ड मेथड, ठीक है। अच्छा, बैकवर्ड मेथड का और एक नाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इपॉक मेथड, ठीक है। इसका और एक नाम होता है EPOQUE, ठीक है, इपॉक मेथड, यहाँ पर भी लिख देते हैं, और इपॉक मेथड, ठीक है। या फिर EPOQUE ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पर ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमें कौन सा मेथड नॉर्मली यूज करना चाहिए, देखो जब भी हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ रहे कि कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे हमेशा, ठीक है। फॉरवर्ड मेथड, ये वाला प्रोडक्ट का फॉरवर्ड मेथड, ये लिख देते हैं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, मतलब क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं हमें मेंशन किया है, देन फॉलो दिस मेथड। मतलब कौन सा मेथड फॉलो करना है, प्रोडक्ट मेथड, और प्रोडक्ट मेथड के अंदर कौन सा फॉलो करना है, फॉरवर्ड मेथड, ठीक है। ये मेथड हमें फॉलो करना है। और जो यहाँ पर बैकवर्ड इंटरेस्ट मेथड है, ये देखो बैकवर्ड, ये रहा, ये बैकवर्ड मेथड इंटरेस्ट टेबल से, और बैकवर्ड मेथड प्रोडक्ट टेबल से, ये उतना यूज नहीं होता है, ठीक है। ये लिख देते हैं रेयरली यूज्ड, रेयरली यूज करना है, जब क्वेश्चन बोलेगा तभी यूज करना है, अदरवाइज कभी यूज नहीं करना। गुड आफ्टरनून मानसी। गुड आफ्टरनून मैम। रेयरली यूज करना है, ठीक है। अगर हमें ये चीज ना बोले तो रेयरली यूज मतलब क्या, अगर क्वेश्चन बोलेगा तभी, या फिर ऐसे लिख लो, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइड। रेयरली यूज्ड का मतलब हम ये बोलना चाह रहे, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइड, अगर क्वेश्चन में बता दे कि हमें ये मेथड यूज करना है तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना है, हमेशा ये वाला मेथड यूज करना है, ठीक है। ये कुछ मेथड टफ नहीं है, वो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया ताकि तुम लोग के पास एक क्लियर आइडिया रहे कि क्या क्या मेथड है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग इजीली इसे समझ जाओगे जब करेंगे, तो इसको रटने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पहले ये मेथड, ये मेथड, ये सारे मेथड्स को देखेंगे। अच्छा, अब हमारा यहाँ पर कॉलम कितना सारा हो गया, ये चीज देखो, हमारे पास टोटल 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दोनों साइड में हमारा 6 6 कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अब ये कॉलम्स क्या क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, नेम ऑफ कॉलम्स, फॉर्मेट में तो दिख ही रहा है, लेकिन एक बार याद करने के लिए क्या क्या होगा, एक हो जाता है सबसे पहले डेट का कॉलम बनेगा, ठीक है। सेकेंड हम लोग का पर्टिकुलर, जैसे लेजर का होता है, जैसे मैंने बोला पहले, ये लेजर फॉर्मेट तो अपना मेंटेन करेगा, साथ ही साथ कुछ एडिशनल कॉलम लेगा। फिर बनेगा ड्यू डेट का कॉलम, ठीक है। ड्यू डेट का कॉलम, फोर्थ नंबर में बना लेते हैं अमाउंट का कॉलम, फिफ्थ नंबर में नंबर ऑफ डेज,
ठीक है। नंबर ऑफ डेज ये देखो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिख रहे हैं, और उसके बाद 6th नंबर में इंटरेस्ट का कॉलम या फिर प्रोडक्ट का कॉलम बनेगा। अब ये दो मैंने ऑब्लिक देके क्यों लिखवाया, बिकॉज ऑफ द मेथड। देखो इंटरेस्ट टेबल मेथड होगा तो इंटरेस्ट कॉलम बनेगा, प्रोडक्ट मेथड होगा तो प्रोडक्ट कॉलम बनेगा, बाकी सारी चीज सेम है दोनों मेथड में। अगर ध्यान से देखो, ठीक है, जब हम लोग इंटरेस्ट मेथड यूज करते हैं या प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं उसमें फर्क क्या है, फर्क इतना ही है, यहाँ इंटरेस्ट लिखना है अगर इंटरेस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने लिखवा दिया कि क्या क्या कॉलम हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर कॉलम में हमें इंटरेस्ट लिखना है कि प्रोडक्ट लिखना है, वो डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द मेथड यूज्ड, ठीक है। हम लोग कौन सा मेथड यूज करें, मतलब इंटरेस्ट टेबल और प्रोडक्ट, ठीक है। डिपेंड ऑन द मेथड यूज्ड, इंटरेस्ट ऐसे लिख देते हैं पूरा ही, इंटरेस्ट टेबल और प्रोडक्ट मेथड, कौन सा मेथड यूज करें उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, नंबर ऑफ डेज का भी एक पॉइंट है, यहां पर लिखते हैं डिपेंड ऑन मेथड दैट इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। हम लोग बैकवर्ड मेथड यूज कर रहे हैं कि फॉरवर्ड मेथड यूज करें उसके ऊपर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डेज क्या होगा। इसका मतलब ये जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मेथड लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली हमारा डेज कैलकुलेशन के मेथड को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड मेथड क्या है, इसको अगर हम लोग जस्ट एक लैंग्वेज में डिफाइन, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिख देंगे, यहाँ पर जगह नहीं होगा, चलो ये लिख दिया मैंने। अमाउंट तो जितना क्वेश्चन में गिवन रहेगा वही लिखना पड़ेगा। ड्यू डेट जो है ये हम लोगों को हमेशा लिखना है ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें लिख लेते हैं कीप दिस कॉलम व्हेन ड्यू डेट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ड्यू डेट हमें नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इस कॉलम को स्किप कर देंगे, एज ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन डेट को ही तब हम लोग ड्यू डेट मानते हैं, ठीक है। एज ट्रांजैक्शन डेट बिकम्स ड्यू डेट, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन डेट का कॉलम तो ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो ड्यू डेट का कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा। मेरा बात समझो, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन डेट, ड्यू डेट दिया हुआ है तो हम लोग लिख लेंगे। लेकिन मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां पर हमें ड्यू डेट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ हमें ड्यू डेट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, वो पूरा क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे। तो ड्यू डेट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो ड्यू डेट जो है वो हमारा ट्रांजैक्शन डेट ही हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन डेट तो एक बार लिख ही रहे, तो फिर से उसी डेट को यहाँ पर ड्यू डेट बोल के अगर लिखेंगे, लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। बात समझो, जैसे मान लो आज का ट्रांजैक्शन, जैसे मान लो 15 अगस्त का ट्रांजैक्शन डेट था, ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट था, मतलब जिसे डेट कॉलम बोलते हैं, ये 15 अगस्त। अब क्वेश्चन में हमें ड्यू डेट नहीं दिया हुआ है तो ड्यू डेट में भी हमें क्या लिखना है, 15 अगस्त ही लिखना है, बिकॉज व्हेन ड्यू डेट इज मिसिंग देन वी यूज ट्रांजैक्शन डेट एज ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट मिसिंग है तो ट्रांजैक्शन डेट को ही ड्यू डेट यूज करेंगे, तो फिर ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, तो अब इसको फिर से लिखने का तो कोई मतलब नहीं बनता है ड्यू डेट बोल के, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। बाकी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं लेकिन टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम में इतना टाइम कहाँ रहेगा कि इतने बड़े बड़े चीजों को तुम लोग इतना बार करके लिखो। तो इसीलिए मैंने लिखवा दिया कि ये कॉलम हम लोग स्किप कर देंगे, व्हेन ड्यू डेट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन एज ट्रांजैक्शन डेट बिकम्स ड्यू डेट, ट्रांजैक्शन डेट को ही हमें ड्यू डेट मान लेना है। पर्टिकुलर्स में तो हमें पता है क्या लिखना पड़ता है। ये जो डेट कॉलम है ये कौन सा डेट को बताता है, ये बताता है ट्रांजैक्शन डेट को, ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट्स ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन डेट को बता रहे हैं, ये पर्टिकुलर्स हो गया। ड्यू डेट का भी मैंने बता दिया, ठीक है। ये अमाउंट तो जो है गिवन इन क्वेश्चन, ये वाला क्या होगा, ये हो जाएगा गिवन इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स तो हम लोग अपने जर्नल एंट्री के हिसाब से लिख लेंगे। अच्छा,
अब हम लोग लिखते हैं कि कैसे करके हमें अकाउंट करेंट जो है प्रिपेयर करना है। यहाँ पर लिखते हैं हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट करेंट, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में क्या लिखेंगे? प्रिपेयर लेजर अकाउंट एंड पोस्ट एंड पोस्ट द एंट्रीज। ठीक है, एंट्रीज को पोस्ट कर देंगे, जैसे नॉर्मल लेजर अकाउंट बनाते हैं उसमें एंट्री को पोस्ट कर देंगे ट्रांजैक्शन को रीड करने के बाद। अभी एक क्वेश्चन करेंगे ना, क्लियर हो जाएगा। एक बार लिखवा देते हैं पूरे चीजों को। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे राइट ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट हमें लिखना है, लेकिन ड्यू डेट अगर नहीं है तो ट्रांजैक्शन डेट ही ड्यू डेट बन जाएगा। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ये देखो स्किप दिस कॉलम, ये मैंने बता दिया। अगर ड्यू डेट, राइट ड्यू डेट इफ गिवन इन क्वेश्चन, ऐसे लिख देते हैं इफ गिवन इन क्वेश्चन। ये क्यों क्वेश्चन को बता रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट दिया हुआ है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज ये स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 3 में लिखेंगे कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज। अब हम लोग नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए हम लोग दो मेथड फॉलो कर सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड। ये डेज कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड, ये नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन, ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ डेज यहाँ पर दो मेथड से होगा, यूजिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड। ठीक है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों मेथड से कोई एक मेथड को हम लोग यूज करेंगे। और कुछ नहीं बोलेगा तो कौन सा करना है, देखो मैंने बता दिया है, फॉरवर्ड और प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। फॉरवर्ड मेथड यूज करेंगे डेज को कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, और उसको प्रोडक्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, मैंने लिख दिया देखो, कि कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज यूजिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा मेथड से करना है, देन यूज फॉरवर्ड मेथड। ये आसान होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग हमेशा फॉरवर्ड मेथड को ही यूज करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो। ठीक है, अच्छा, अब कैसे कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन इस तरीके से करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग फॉरवर्ड मेथड यूज कर रहे हैं तो कैसे क्या करेंगे? ड्यू डेट से लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर स्टेटमेंट एंडिंग डेट। कैसे कैलकुलेट करना है? ड्यू डेट से लेके इधर जाना है स्टेटमेंट एंडिंग डेट, तो ये होता है फॉरवर्ड मेथड से कैलकुलेशन। ये कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ जाएगा कैसे करके होगा। ड्यू डेट से लेके अगर हम लोग स्टेटमेंट एंडिंग डेट तक कैलकुलेट करते हैं तो वो हो गया फॉरवर्ड मेथड। अब बैकवर्ड मेथड कैसे होगा, यहां पर ही लिख देते हैं बैकवर्ड मेथड। इसमें क्या होगा? बैकवर्ड मेथड में हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? बैकवर्ड मेथड में हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ड्यू डेट से लेके, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ड्यू डेट से लेके यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टेटमेंट ओपनिंग डेट तक, स्टेटमेंट ओपनिंग डेट। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे ना तो हम समझा देंगे दोनों में डिफरेंस कैसे हो रहा है। अभी लिख लो, ठीक है, हम समझा देंगे कैसे करके हो रहा है। और स्टेप 4 में हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द मेथड, डिपेंड ऑन द मेथड यूज्ड। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करें उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये देखो कॉलम में इंटरेस्ट और प्रोडक्ट। अब ये डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा मेथड यूज करें। अच्छा, अगर हम लोग इंटरेस्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो भी लिख लेते हैं। ठीक है,
इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऐसे हो जाता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू, अगर मंथ में कर रहे हैं नॉर्मली मंथ में ही होगा, ठीक है, यहां पर भी क्या हो जाएगा मंथ, ठीक है, जितने मंथ का इंटरेस्ट देना है, ठीक है, मंथ डिवाइडेड बाय 12। अमाउंट मतलब एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है ना, ये देखो क्या होता है फॉर्मूला, PRT, ठीक है, ये क्या हो गया टाइम, T फॉर टाइम हो गया, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखो ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इसे आर से डिफाइन किया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, जो मेन अमाउंट है, इसे हम लोग बोलते हैं टाइम, कितने दिन के लिए इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं टाइम, और इसे शॉर्टकट में ऐसे बोलते हैं PRT, ठीक है, ये इंटरेस्ट निकालने का हो गया। अच्छा, अगर प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ये देखो प्रोडक्ट का मतलब ऐसे होता है अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज, इससे हमारा प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बता देते हैं कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। देखो अगर हम ऐसा बोले कि हम लोग 5 लाख रुपीज 1 मंथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट 5 लाख फॉर 1 मंथ, ठीक है, ये इसका मतलब जो है, और अगर हम ऐसे बोले कि इन्वेस्ट, यहां पर लिख देते हैं 1 लाख फॉर 5 मंथ्स, ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं 5 लाख 1 मंथ के लिए, और अगर हम ऐसा बोले कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 लाख 5 मंथ्स के लिए, तो दोनों केस में देखो आंसर सेम आएगा। आंसर सेम का मतलब अगर हम मान लेते हैं कि इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, सपोज हम डिपॉजिट करना चाहते हैं पैसा बैंक में, ठीक है, 5 लाख 1 मंथ के लिए और 1 लाख 5 मंथ्स के लिए, और मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, सपोज की इंटरेस्ट मिल रहा है 10% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम। तो अगर 5 लाख 1 मंथ के लिए अगर हम डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये हो गया अमाउंट, ठीक है, और ये क्या हो गया अमाउंट, ये हो गया हम लोग का, ये डेज की जगह ये मंथ है, ठीक है, जो भी हो ये डेज की जगह ये मंथ है, मतलब अमाउंट इनटू टाइम है, ये बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी मैंने देखो एक अमाउंट इनटू टाइम लिखा, यहाँ भी अमाउंट इनटू टाइम लिखा। अगर हम इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो कितना होगा, 5 लाख इंटू 10% इंटू 1/12, ठीक है, 1/12, और मतलब हम अगर ऐसे निकालना चाहते हैं कि 1 मंथ का मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, और अगर हम ऐसा निकालते हैं कि 1 लाख को अगर मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 5 मंथ्स के लिए मतलब डिपॉजिट करना है तो मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, तो चेक करते हैं, देखो इंटरेस्ट कितना होता है, दोनों केसेस में सेम ही होगा, ये देखो 5 लाख इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया कुछ इतना 4167, ठीक है। अच्छा ये देख लो 1 लाख इंटू 10% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, सेम आंसर आ गया, देखो 4166 मतलब 4167, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर हम लोग 5 लाख को 1 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं 10% इंटरेस्ट रेट पे तो हमें 4167 मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग 1 लाख को 5 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो भी हमें 416 ये मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं कि हम लोगों को डे वाइज क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मतलब डे डे वाइज, ठीक है, डे वाइज मतलब हर दिन हमें कितना मिल सकता है। देखो तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला कि हमारा मतलब अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 5 लाख 1 महीने के लिए इन्वेस्ट किया तो भी जो मतलब है, ठीक है, तो भी इंटरेस्ट जो आ रहा है, तो 1 लाख को अगर हम लोग 5 महीने तक इन्वेस्ट करते तो भी सेम ही बात होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड में हमें ये बताता है कि पर बेसिस पे बताता है, जैसे ये पर मंथ का निकल के आया, ठीक है, यहाँ भी देखो ओवरऑल पर मंथ का ही निकल के आ गया ना, ये देखो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये देखो 1 लाख का 10% ये हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने किया 5 लाख का 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 का मतलब 1 मंथ का इंटरेस्ट निकल के आया। और यहाँ पर भी देखो हम लोगों ने जब किया 5/12, 12 से डिवाइड करने का मतलब पर मंथ इंटू 5 किया तो हमारा 5 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है
यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट, ये देखो ये 5 मंथ्स का है लेकिन ये 1 मंथ का आया, मान रहे हैं, लेकिन दोनों बराबर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख करके 5 मंथ्स का था, ठीक है, और यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट 5 लाख का 1 मंथ का था, इसीलिए ये डिफरेंस आ रहा है। लेकिन देखो अगर हम लोग 1 लाख को 5 महीने तक इन्वेस्ट करते हैं बार बार, ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4 5, तो भी जो है अगर हम लोग 5 लाख को पूरे 1 महीने में करेंगे तो भी वही आता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में नॉर्मली हम लोग क्या निकाल पाते हैं, ये मतलब प्रूव हो गया कि हम लोग का ये दोनों चीज जो है सेम है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको डेज में निकालते हैं तो प्रोडक्ट मेथड यही हमें बताता है कि हम लोग का पर डे बेसिस पे कितना निकल के आएगा। तो अभी इसको करेंगे तो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा, लेकिन ये कंसेप्ट समझना जरूरी है कि 1 मंथ का 5 लाख का 1 मंथ का इन्वेस्टमेंट का बराबर ही होता है 5 महीने का 1 लाख का इन्वेस्टमेंट। मतलब ये हम बोल रहे हैं कि अगर हम लोग 1 महीने में 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट हमारा बराबर है तो जो इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर हम लोग 1 लाख को 5 महीने तक इन्वेस्ट करते जाएंगे तो भी हमें सेम ही इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड में हम लोग इसका यूज करते हैं, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज होगा, वो हम बता देंगे आगे जाके कैसे हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने डेज में नहीं करके मंथ में किया है, ठीक है, आगे और भी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और भी प्रूव हो जाएगा, ये मैंने मंथ में दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कैसे करके अकाउंट को प्रेजेंट करना है, मतलब अकाउंट को प्रेजेंट करने का अपना एक मतलब तरीका है, यहाँ पर अपना ही यहाँ पर जो तरीका है वो अपना यूज करना पड़ेगा। मतलब ये देखो, ये जो फॉर्मेट है, ये जो पैटर्न है, इसको हमें यूज करना पड़ेगा। तो क्या है, पहले लाइन में ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पहले लाइन में हमें ऐसा लिखना होता है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, हम दिखाते हैं इसको, जनरल में लिख के दिखाते हैं कि कैसे हमें लिखना है। ये देखो यहाँ पर लिख भी दिया है, देखते हैं कहाँ पर लिखा है, ये रहा, ये देखो। अकाउंट करेंट में दो पार्टी होता है, हु रेंडर्स द अकाउंट एंड द अदर टू हुम द अकाउंट इज रेंडर्ड। मतलब एक पार्टी बनाता है, दूसरे पार्टी को वो अकाउंट को रेंडर करने का मतलब क्या हो गया, अकाउंट को भेज देता है, ठीक है। एक पार्टी बनाता है और एक पार्टी उसे भेज देता है। दिस इज इंडिकेटिंग इन द हेडिंग ऑफ द अकाउंट करेंट। इस बात को अकाउंट करेंट में हेड करना जरूरी है कि कौन किसको भेज रहा है। बात समझो, हमें लिखने का पैटर्न बता रहा है कि कैसे करके अकाउंट करेंट को लिखना है। हमें लिखना पड़ेगा कि कौन किसको अकाउंट करेंट सेंड कर रहा है, मतलब कौन प्रिपेयर कर रहा है, कौन उसे सेंड कर रहा है। विच इज लाइक द फॉलोइंग, जिसे हमें कुछ इस तरीके से लिखना है, ए इन अकाउंट करेंट विथ बी। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, इट इंप्लाइज दैट ए इज कस्टमर, ए जो है वो कस्टमर है इसमें, ठीक है। और द अकाउंट इज बीइंग रेंडर्ड एंड प्रिपेयर्ड बाय, प्रीपेड टू हिम बाय बी, और बी कौन है, बी जो है जिसने अकाउंट करेंट प्रिपेयर किया है, ठीक है, इसने प्रिपेयर किया है। तो लिखने का तरीका क्या है, ए इन अकाउंट करेंट विद बी, इसका मतलब है कि हमें लिखना है कि कौन किसको, देखो इसका मतलब ए कस्टमर है, बी कौन है, बी का कस्टमर ए है, ठीक है। तो बी अकाउंट करेंट को क्या कर रहा है, भेज रहा है, किसको, ए को, तो बी गिवर है, और ए कौन है, ए रिसीवर है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर वही लिखा था ना कि ये देखो, इट इंप्लाइज दैट ए इज द कस्टमर एंड द अकाउंट इज बीइंग रेंडर्ड, उनको दिया जाएगा, एंड प्रिपेयर्ड और बनाया जाएगा उनके लिए बाय बी, बी बनाएगा। तो बी कौन है, बी जो है वो सेंडर है या फिर गिवर है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो कैसे लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मेट बहुत जरूरी है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग ऑफ अकाउंट करेंट, क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखेंगे ऐसे, रिसीवर इन अकाउंट करेंट विथ गिवर, ठीक है। मतलब जैसे कि ये एग्जाम्पल तुम लोग लिख लो, जैसे ए एग्जाम्पल के तौर पे, ए इन अकाउंट करेंट विथ बी, ठीक है। तो इसका मतलब बी प्रोवाइड या रेंडर, ठीक है, बी प्रोवाइड अकाउंट करेंट टू ए, इसका मतलब है बी ए को अकाउंट करेंट प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, सेकेंड
लाइन में क्या लिखना है वो यहाँ पर तो नहीं बताया, लेकिन यहाँ एक बार फॉर्मेट देखो, समझ जाओगे कि सेकंड लाइन में हमें इंटरेस्ट का रेट लिखना होता है। ये देखो, इंटरेस्ट कब से कब तक का लगेगा ये लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, जितना भी रहेगा परसेंटेज पर एनम अप टू जितने दिन का होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन नहीं, यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट का रेट लिखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट टू फर्स्ट फेब से लेके इतना। ठीक है, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऐसे लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट टू ऐसे लिख देते हैं, रुको जैसे बुक में है वैसे ही लिख देते हैं, इंटरेस्ट टू। फिर यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, और अप टू भी हम लोग लिख सकते हैं, इंटरेस्ट यहाँ से लेके यहाँ अप टू पीछे भी लिख सकते हो। अगर अप टू पीछे लिखते हो तो फिर उसको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। मतलब समझ में आ रहा है ना लैंग्वेज तुम लोग को। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं इंटरेस्ट फर्स्ट फरवरी से हमारा स्टार्ट होगा, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। इंटरेस्ट टू कौन से कब से चालू होगा। ठीक है, तो बिगिनिंग डेट। ठीक है, बिगिनिंग डेट और यहाँ पर एट द रेट ऑफ जितना दिया हुआ रहेगा। तो ये बिगिनिंग डेट लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे लिखा हुआ रहने तो क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, अच्छा, और लास्ट में हमें क्या लिखना है, यहाँ लिखा नहीं है, अगर चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो इन द बुक्स ऑफ, जो कंसेप्ट होता है ना वो हम लोग लिख सकते हैं। देखते हैं दूसरे किसी क्वेश्चन में लिखवाया है कि नहीं। नहीं लिखा तो नहीं है, चाहो तो लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं। ये एक हम एडिशनल लिखवा देते हैं, देखो लास्ट में अगर चाहो तो ऐसा लिख सकते हो इन द, ये नीचे लिखा जाता है, नॉर्मली हम लोग ऊपर लिखते हैं ना लेजर के, तो ये नीचे होगा इन द बुक्स ऑफ गिवर और यहाँ पर रिसीवर्स अकाउंट। ठीक है, एक बार लिखो, अब समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो देखो अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। सबसे पहला बात है कि अकाउंट करेंट हम लोग क्यों बनाते हैं। अकाउंट करेंट देखो नॉर्मली हम लोग को अगर किसी पार्टी के साथ किसी पार्टी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग अगर डेटर अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, डेटर टू सेल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक डेट कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर होता है, एक अमाउंट कॉलम होता है। लेकिन अगर पेमेंट करने में डेटर डिले करता है, या अगर हम लोग एज अ परचेजर किसी को पेमेंट करने में डिले करते हैं तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। और अगर हम लोगों को कोई डिले कर रहा है तो हम लोग उससे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक इंटरेस्ट का कॉलम भी बना लेंगे, और ये जब इंटरेस्ट कॉलम इसमें ऐड हो जाता है तो इससे हम लोग बोलते हैं अकाउंट करेंट। अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें डेज का जरूरत होता है, तो सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, हम लोग यहाँ पर डेज का भी जो है एडिशन करते हैं कॉलम में। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट रहता ही है, डेज का एडिशन करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग एक ड्यू डेट का भी एडिशन करते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ड्यू डेट वो डेट है जिस डेट पे हमें पेमेंट मिलने वाला था या फिर हमें पेमेंट करना चाहिए था। और डेट जो रहता है लेजर में वो हमें ट्रांजैक्शन डेट बताता है। फिर मैंने बताया कि क्या क्या मेथड है, जिसमें इंटरेस्ट टेबल मेथड सीखेंगे, प्रोडक्ट मेथड सीखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्ट बैलेंस मेथड। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट टेबल मेथड हो या प्रोडक्ट मेथड हो, ये दोनों मेथड को हम लोग फॉरवर्ड या बैकवर्ड मेथड से कर सकते हैं। और ये मेथड जो है कुछ नहीं, डेज कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये कैसा मेथड है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बोलेगा हम लोग ऑलवेज ये वाला फॉलो करेंगे क्योंकि ये आसान होता है। ठीक है, अब फिर मैंने यहाँ पर कॉलम्स का नाम लिखवा दिया, कौन सा कॉलम्स हमें बनाना है। ठीक है, और कैसे करके क्वेश्चन करना है वो भी मैंने बता दिया, उसी हिसाब से फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जगह काफी ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, बहुत सारे कॉलम बनेंगे ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर फ्रेश पेज में स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि प्रिपेयर अकाउंट करेंट फॉर नाथ ब्रदर्स। हमें नाथ ब्रदर्स के लिए अकाउंट करेंट बना के देना है इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद श्याम। मतलब श्याम के साथ नाथ ब्रदर्स का ये सारा ट्रांजैक्शन हुआ था। ठीक है, हमें अकाउंट करेंट बना के देना है नाथ ब्रदर्स के लिए। मतलब अकाउंट करेंट जो लेजर है, लेजर फॉर्मेट है, वो किसके पास आ जाएगा, नाथ ब्रदर्स के पास आ जाएगा। वो किसको रेंडर करेंगे, श्याम को रेंडर करेंगे। ठीक है, तो ये कौन हो गए, ये हो गए गिवर, और ये कौन हो गया,
ये हो गया रिसीवर, या फिर बोल सकते हैं कि नाथ का कस्टमर कौन है, श्याम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपना जो हेडिंग है वो सही तरीके से करना पड़ेगा कि हमें क्या लिखना चाहिए, क्योंकि अकाउंट करेंट का हम लोग इन द बुक सब ऐसे करके नहीं लिख सकते। ये जो मैंने पैटर्न बताया इसी पैटर्न में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, इलास्ट्रेशन 1, इलास्ट्रेशन 1। ठीक है, क्या क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि कौन किसको अकाउंट करंट भेज रहा है, उसको एक प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। जैसे ए इन अकाउंट करंट विद बी, मतलब यहाँ पर रिसीवर और पीछे नाम रहेगा गिवर का, तो रिसीवर कौन है, श्याम है, तो क्या लिखना पड़ेगा, श्याम इन अकाउंट करेंट, श्याम इन अकाउंट करेंट लिखो या करेंट अकाउंट तो भी चलेगा, यहाँ पर लिखते हैं श्याम इन अकाउंट करेंट, अकाउंट करेंट ही लिखो। ठीक है, विथ नाथ ब्रदर्स। ठीक है, जो भेजेगा उसका नाम पीछे चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये फॉर्मेट है, ए इन अकाउंट करेंट विद बी, रिसीवर इन अकाउंट करेंट विद गिवर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने जो लिखा सही है कि नहीं, सही है एक बार देख लेते हैं। है जब यहाँ पर श्याम इन अकाउंट करेंट विद नाथ ब्रदर्स, फिर नीचे क्या लिखना है, इंटरेस्ट का जो है डिटेल्स वो लिखना होगा। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट क्या बोला है, ये सब तो ट्रांजैक्शन है, उन दोनों में जो ट्रांजैक्शन होता है, अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू 1 फरवरी, कब तक का बनेगा, 1 फरवरी का बनेगा, यानी हमें 1 फरवरी तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट 6% पर एनम, हमें 6% पर एनम में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना है। 1 ईयर 365 जो है एजम्पशन लेना है, भले ही हमारा 2020 रहा हो जो कि लीप ईयर था। ठीक है, तो कैसे लिखा है देखो, इंटरेस्ट टू 1 फेब 2020 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट फेब, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट 1 फेब 2020, 1 फेब 2020 एट द रेट ऑफ, कितना बोला है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ऐसे भी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट 1 फेब एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट टू 1 फेब एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, वो भी चलेगा। वो तो देखो मैट में लिखा हुआ है, तो तुम लोग वो फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पर इतना ही, ये लाइन का मतलब ये है कि हमें ये बताना है कि इंटरेस्ट रेट कितना है और कब से वो कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर देखो ये लास्ट लाइन में ना हमें इस बात का इंफॉर्मेशन मिल ही जाता है। अब लास्ट में भी लिख सकता है, क्वेश्चन में आगे भी लिख सकता है, अप टू 1 फेब तक हमारा अकाउंट बनेगा, तो जब तक हमारा अकाउंट बनेगा तब तक का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर, इंटरेस्ट हम और एक तरीके से भी लिखवा देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अप टू, जो भी टाइम ड्यूरेशन रहेगा एट द रेट ऑफ जितना पर एनम रहेगा। ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स, क्योंकि इनके बुक्स में बनेगा ना, ये भेज रहे हैं किसको, श्याम को, इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स श्याम्स अकाउंट। ये लास्ट में क्यों लिखा, नॉर्मली तुम लोग लेजर जब बनाते हो तो ऐसे ही लिखते हो ना, इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स, फिर इसके नीचे लिख देते श्याम अकाउंट, क्योंकि श्याम उनका डेटर है। क्योंकि अकाउंट करेंट बन रहा है तो पहले अकाउंट करेंट का डिटेल्स रहेगा, लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि किसका लेजर बन रहा है, श्याम का लेजर बन रहा है इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स। अब अगर चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने नहीं करवाया है। ठीक है, तो अगर चाहो तो ये लास्ट वाला पॉइंट स्किप कर सकते हो, लेकिन बाकी 2 पॉइंट तुम लोग को लिखना ही पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर जो है कॉलम्स बना लेते हैं, तो कॉलम्स क्या क्या बनेगा देखो, एक तो डेट का कॉलम बनेगा हम लोग का, डेट। ठीक है, दूसरा पर्टिकुलर्स, जो भी लेजर का फॉर्मेट होता है वो तो बनेगा ही, एडिशनल जो कॉलम बनेगा वो हम लोग बना लेंगे। अच्छा, यहाँ लेकिन हमें कोई मेथड नहीं बोला है,
कि कौन से मेथड से करना है, तो हम लोग कौन से मेथड से करेंगे, क्योंकि कोई मेथड नहीं बोला गया है तो हम लोग सीधा सीधा ये वाला मेथड यूज करेंगे। ये देखो फॉरवर्ड मेथड यूज करेंगे। अब फॉरवर्ड मेथड यूज करके हम लोग इंटरेस्ट टेबल मेथड से भी करके दिखा देंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस हो जाए, और प्रोडक्ट मेथड से भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड मेथड से करेंगे, फॉरवर्ड इंटरेस्ट टेबल से भी करेंगे, फॉरवर्ड प्रोडक्ट मेथड से भी करेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से करके देख लेंगे। अच्छा, अब देखो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट मेथड से ही करेंगे, पहला वही लिखा हुआ है। तो डेट पर्टिकुलर्स, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे ड्यू डेट। ठीक है, इसके बाद लिखना पड़ता है ड्यू डेट। अच्छा, अब ड्यू डेट क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में ड्यू डेट गिवन था, अगर नहीं होता तो ये कॉलम स्किप कर सकते थे। फिर हम लोगों को नंबर ऑफ डेज चाहिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ डेज, उसके बाद हम लोग लिखेंगे अमाउंट और यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऐसे कर देते। अच्छा, इधर भी लिखना पड़ेगा, इधर भी सेम, डेट पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट। ठीक है, नंबर ऑफ डेज। हम थोड़ा छोटा छोटा इसीलिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को पूरा पेज में दिखे, अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो तुम लोग को देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा इसी पेज में आ जाए, अमाउंट और इंटरेस्ट। ठीक है, हो गया। अच्छा, फॉर्मेट देखो मैंने वैसा ही करवाया जैसा तुम लोग का यहाँ पर है। ठीक है, ये बन गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जस्ट पोस्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या ट्रांजैक्शंस है। जैसे देखो 2019 16 सितंबर का गुड सोल्ड टू श्याम, पहले क्या करना है, देखो मैंने स्टेप्स लिखवाया था कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर लेजर अकाउंट एंड पोस्ट द एंट्रीज, हमें लेजर अकाउंट बना के एंट्री पोस्ट करना पड़ेगा। एंट्री तो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, हमें ट्रांजैक्शन दिया हुआ रहेगा, उसका एंट्री खुद बना के, जर्नल एंट्री बना के हमें पोस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये है 2019, तो पहले मैंने यहाँ पर 2019 लिख दिया। ठीक है, अच्छा, और ये है सितंबर 16, तो हम ऐसे लिख देते हैं 16 सितंबर। ठीक है, ये 16 सितंबर मैंने लिखा है। अब हम लोग पोस्ट करते हैं, क्या बोला है देखो, गुड सोल्ड टू श्याम, तो पहले हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री करके उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो ये श्याम का अकाउंट है, कौन बना रहे, नाथ ब्रदर्स, तो एंट्री क्या होगा, श्याम डेटर है, श्याम टू सेल्स, तो हम लोग सिंपल यहाँ पर, ये श्याम अकाउंट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, ये श्याम अकाउंट, इसलिए मैंने नीचे वाला लाइन लिखवा दिया, क्योंकि नाथ ब्रदर्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एंट्री कर रहे हैं कि उन्हें श्याम से कितना पैसा मिलेगा, या फिर उनको शाम को कितना पैसा देना है, क्योंकि दोनों में सेल एज वेल एज परचेज दोनों चीजों का ट्रांजैक्शन हुआ है, और इंटरेस्ट भी चेक कर लेंगे कि पेबल है कि रिसीवेबल है। ठीक है, तो पहला सेल का ट्रांजैक्शन है, तो शाम टू सेल्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का टू सेल्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स में हम लोगों ने लिख दिया टू सेल्स। अमाउंट कितना है 200, तो अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 200। ठीक है, और ड्यू डेट में है 1 अक्टूबर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 अक्टूबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 16 सितंबर को गुड सोल्ड किया गया था, मतलब सेल किया गया था, उसका पैसा मिलने वाला है 1 अक्टूबर को, कितना 200 रुपीज। ठीक है, ये देखो, अब 1 अक्टूबर तुम लोग 110 भी लिख सकते हो, और अगर याद रखने में दिक्कत है तो जैसे इन्होंने लिखा है वैसे भी लिख सकते हो, ये रहा 1 अक्टूबर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। पहले हम लोग सिर्फ पोस्ट करते हैं, या फिर ड्यू डेट भी चाहो तो बाद में लिख लेना, चलो हम लोग सिर्फ पहले लेजर पोस्टिंग करते हैं, वही आसान रहेगा। फिर बोल रहा है कैश रिसिप्ट फ्रॉम श्याम, अगर मान लो ये तुम लोग को जैसे 11-12 में लेजर पोस्टिंग देता है वैसे दिया, कैश रिसिप्ट फ्रॉम श्याम, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, कब मिला 1 अक्टूबर को, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अक्टूबर। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देते हैं 2019 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 अक्टूबर को यहाँ पर लिखेंगे बाई कैश, कितना पैसा मिला है 90 रुपीज, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 90, हो गया। अच्छा, इसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि गुड्स परचेस्ड फ्रॉम श्याम, तो गुड्स परचेस हुआ है 21 अक्टूबर, तो एंट्री क्या होगा, श्याम से परचेस किया है, तो परचेस टू श्याम हो जाएगा, तो ये श्याम अकाउंट है तो बाई परचेस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई परचेस। ठीक है, बाई परचेस, अमाउंट है 500,
अमाउंट है 500 और जो डेट है वो क्या लिखेंगे यहाँ पर 21 अक्टूबर। ये वाला डेट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो हम लोग का ट्रांजैक्शन डेट है, तो ये लिखने में कोई दिक्कत है नहीं, तो हम लोगों ने लिख दिया 21 अक्टूबर। अगर ये हम लोग का नॉर्मल लेजर पोस्टिंग होता तो भी तो हम लोग ये डेट दे देते। ये सब हमारे लिए नया कॉलम है, लाइक नंबर ऑफ डेज, ड्यू डेट और इंटरेस्ट। लेजर के अंदर ये सब न्यू कॉलम है, बाकी ये सब तो नहीं है जो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। फिर बोल रहा है पेड टू श्याम, श्याम को पैसा पे किया है, तो एंट्री क्या होगा, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश लिखना पड़ेगा 1 नवंबर को, तो हम लोग 1 नवंबर को लिखेंगे टू कैश। टू कैश और बैंक, ठीक है, कोई भी लिख सकते हो, कैश और बैंक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुड्स परचेस पेड टू श्याम 330, ठीक है, 330 अमाउंट लिख दिया मैंने 330। अच्छा, उसके बाद बोला है फिर से पेड टू श्याम है 330, डेट है 1 दिसंबर, ठीक है, बस इतना ही फर्क है, 1 दिसंबर डेट है, बाकी सारा चीज सेम होगा क्योंकि फिर से पैसा पे हुआ है। तो टू कैश यहाँ पर लिख दिया मैंने 330, फिर से अमाउंट भी सेम था, ठीक है। फिर 5 दिसंबर को गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, तो बाई परचेज हो जाएगा, 5 दिसंबर को बाई परचेज हो जाएगा, बाई परचेज 500, ठीक है, 500 फिर से परचेज हुआ है, ये देखो। अच्छा, फिर गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 200 रुपए का 10 दिसंबर, फिर से बाई परचेज 200 रुपए का, और ये डेट है हम लोग का 10 दिसंबर था शायद, हाँ 10 दिसंबर, ये देखो 10 दिसंबर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है 2020 में आ गया, फिर ट्रांजैक्शन हमारा चेंज होके 2020 में आ गया, और यहाँ पर कौन सा डेट बोला है, यहाँ पर बोला है 1 जनवरी को पेड टू श्याम, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2020, ये खत्म हो गया ना। अच्छा, अब डेट लिखते हैं, डेट कौन सा बोला है, 1 जनवरी, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 जनवरी, ठीक है। और बोला है पेड टू श्याम, तो टू कैश या बैंक हो जाएगा। कितना अमाउंट पे किए हैं, 600 रुपीज पे कर दिए, हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर गुड सोल्ड टू श्याम, तो श्याम टू सेल्स हो जाएगा Jan 9 को, तो यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स, ठीक है। अच्छा, कितने का सेल हुआ है, सेल किया गया है, देखते हैं 20 रुपीज का, ठीक है, 20 रुपीज का, और डेट है 9 9 ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ नॉर्मल जो है जैसे हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं वैसे सेल परचेज का लेजर पोस्टिंग कर दिया, जो कि मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था ऐसे करना है, आसान है चैप्टर, ठीक है। थोड़ा सा मतलब एडिशंस है लेजर में तो समझा रहे टाइम लग रहा है, बट आसान है। प्रिपेयर लेजर अकाउंट एंड पोस्ट द एंट्री, राइट द ड्यू डेट इफ गिवन इन क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सारे ड्यू डेट्स को लिख देना है जहां जहां क्वेश्चन में ड्यू डेट्स हमारा गिवन है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, पहले वाले ट्रांजैक्शन में ड्यू डेट है 1 अक्टूबर, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, ये रहा 1 अक्टूबर, ठीक है, ये मैंने 1 अक्टूबर लिख दिया। उसके बाद वाला देखो फर्स्ट, यहाँ पर जो कैश रिसीव फ्रॉम श्याम था उसका कोई ड्यू डेट नहीं दिया हुआ है, तो मैंने बोला था अगर ड्यू डेट गिवन नहीं है तो ट्रांजैक्शन डेट बिकम्स द ड्यू डेट, ठीक है। क्योंकि इसका ड्यू डेट गिवन नहीं है तो हम लोग इसका क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन डेट को ही ड्यू डेट कर देंगे। इसके बाद यही वाला ट्रांजैक्शन था, तो तुम लोग सोचोगे कि मैंने बोला था फिर कॉलम ही नहीं बनाना है, लेकिन यहाँ पर कुछ जगह पे तो दिया हुआ है तो कॉलम तो बनेगा ही। जब ये भी नहीं रहता, अगर ये चीज भी नहीं रहता तो कॉलम बनाना इररिलेवेंट था, लेकिन अगर कोई कोई ड्यू डेट हमें दिया हुआ है फिर कॉलम तो बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 21 अक्टूबर का ड्यू डेट है 1 दिसंबर, 21 अक्टूबर का ड्यू डेट है 1 दिसंबर, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, इसके बाद देखते हैं 1 नवंबर का ड्यू डेट नहीं दिया, 1 नवंबर 1 दिसंबर, तो 1 नवंबर यहाँ पर है तो इसका 1 नवंबर ही बन जाएगा, और इसका 1 दिसंबर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका नहीं दिया हुआ है। 1 नवंबर 1 दिसंबर हो गया। फिर यहाँ पर 5th और 10th का ड्यू डेट दिया हुआ है 1 जनवरी, 5th और 10th दोनों का ड्यू डेट दिया हुआ है 1 जनवरी, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 जनवरी, बन गया, ठीक है, कंप्लीट। अब इसके बाद अच्छा नहीं, यहाँ बाकी है पेड टू श्याम, इसका ड्यू डेट नहीं है, 1 जनवरी का ड्यू डेट नहीं है, तो 1 जनवरी का 1 जनवरी ही रहेगा। और गुड सोल्ड टू श्याम का ड्यू डेट है 1 फेब, तो इसका हम लोग लिखेंगे 1 फेब,
फेब, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, सिंपल ड्यू डेट्स को लिख लिया, जिसका ड्यू डेट गिवन था उसका लिखा, जिसका नहीं था उसका ट्रांजैक्शन डेट ही ड्यू डेट बन गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है फॉरवर्ड या बैकवर्ड मेथड को यूज करके। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं करेगा तो हमें फॉरवर्ड मेथड से ही करना चाहिए। तो डेज का कैलकुलेशन कैसे करना है, क्वेश्चन हमें नहीं बोला है तो हम लोग फॉरवर्ड मेथड से करेंगे, ठीक है। अब फॉरवर्ड मेथड से कैसे हमें डेज कैलकुलेट करना है, ड्यू डेट से लेके स्टेटमेंट एंडिंग डेट तक हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ड्यू डेट कौन सा है, ड्यू डेट है ये वाला, ड्यू डेट है ये वाला, ड्यू डेट है ये वाला, या फिर यहां से देखो तो ड्यू डेट, ये सारे ड्यू डेट है। ड्यू डेट से लेके कब तक करना है, जब तक का स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। स्टेटमेंट कब तक का बन रहा है, फर्स्ट फेब तक का, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया है कि ड्यू डेट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कब तक का करना है, फर्स्ट फेब तक का, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन पढ़ के देखो, द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू फर्स्ट डेट, तो स्टेटमेंट कब तक का बन रहा है, फर्स्ट फेब तक का। तो हमें फर्स्ट फेब तक का जो है यहां तक हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉरवर्ड मेथड में कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, कोई भी ड्यू डेट है वो ड्यू डेट से लेके जब तक का स्टेटमेंट बन रहा है, मतलब स्टेटमेंट एंडिंग डेट है ना, यही तो मैंने लिखवाया, स्टेटमेंट एंडिंग, ड्यू डेट तो अलग अलग है, ठीक है, ये सब अलग अलग है। यहां से लेके हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्स्ट फेब तक का, क्यों, क्योंकि अकाउंट फर्स्ट फेब तक का बनेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट फेब। तो ये जो डेट हम लोग लिखते हैं, ये जब तक का अकाउंट बन रहा है, स्टेटमेंट एंडिंग डेट है। तो हम लोग को इस तरीके से डेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अभी हम लोग जो मेथड से डेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम लोग का फॉरवर्ड मेथड है, ठीक है। तो देखो कैसे करके हम लोग डेज कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके लिए हम एक वर्किंग नोट बना के दिखा देते हैं। तो हम लोग कौन से मेथड से कर रहे हैं, फॉरवर्ड मेथड से। फॉरवर्ड मेथड से हम लोग डेज का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। डेज कैलकुलेशन कैसे होगा, जैसे हम लोग एवरेज ड्यू डेट का करते थे, तो होगा 1 अक्टूबर से लेके 1 फेब तक, ठीक है। पहला कैलकुलेशन होगा 1 अक्टूबर से लेके 1 फेब तक, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो अक्टूबर का कितना दिन होता है, अक्टूबर होता है नॉर्मली, यहाँ पर लिख देते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ठीक है। अच्छा अक्टूबर होता है हम लोग का 30, जैन फेब 31 का होता है, 31 नवंबर, 30 दिसंबर, 31, हाँ अक्टूबर होता है हम लोग का 31 का, ठीक है। अक्टूबर 31 का होता है, तो ये हो गया 30, नवंबर होता है 30 का, दिसंबर 31 का, जैन 31 का, फेब का हमें फर्स्ट फेब तक का कैलकुलेट करना है। तो टोटल डेज कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो कैसे कैलकुलेट होगा, 30 30 60 60 और 30 30 60, मतलब 120 और 123 हो गया, ठीक है। यहाँ पर डेज का कैलकुलेशन हो गया 123 डेज, तो यहाँ पर पुट हो जाएगा 123 डेज, ठीक है। फिर कौन सा कैलकुलेट करेंगे, अब देखो जैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसके बाद यही कैलकुलेट करना ऐसा जरूरी नहीं है, इधर वाला पहले कर लो फिर इधर वाला कर लेना तो भी चलेगा, ठीक है, जैसा करना चाहो। फिर यहाँ पर देखो, फिर यहाँ सेम डेट हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। अगर इसको देखो फिर से 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर से लेके फेब तक ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो 123, ठीक है। अच्छा अक्टूबर के बाद ये नवंबर आ रहा है, पहले इसको कर लेते, नवंबर दिसंबर सीक्वेंस में करेंगे तो हमें लिखने में आसानी होगा। तो 1 नवंबर से लेके, ये देखो 1 नवंबर से लेके 1 फेब तक का कैलकुलेट करना है, तो अक्टूबर यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा, नवंबर में 30 - 1 यानी कि 29, दिसंबर, जैन और फेब, तो कितना दिन हो रहा है, 29 + 1 30, 33 टाइम्स है, 92 डेज हो जाएगा, ठीक है। 92 डेज हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 92 डेज, 1 नवंबर वाला 92 डेज हो गया। अब हमें देखना है 1 दिसंबर से कितना दिन होगा, तो 1 दिसंबर से लेके 1 फेब तक का चेक करना है। तो अक्टूबर नहीं रहेगा, नवंबर नहीं रहेगा, दिसंबर का 31 से लेके 1 माइनस हो जाएगा 30, मतलब जो 1 तारीख है वो माइनस हो जाएगा, जैसे हम लोग एवरेज ड्यू डेट में कर रहे थे, जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है वो दिन माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो गया 31 और फेब का 1 डेज, मतलब 30 30 60 62 डेज हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा दिसंबर वाला 62 डेज, यहाँ भी एक दिसंबर है तो इसमें भी 62 डेज एप्लीकेबल हो गया। फिर इसके बाद 1 जैन है, तो 1 जैन का देखते कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 जैन से लेके 1 फेब तक का देखते हैं, यहाँ ब्लैंक, यहाँ भी ब्लैंक, यहाँ भी ब्लैंक। तो जैन 31 का होता है, 31 - 1 यानी 30 और फेब का 1, मतलब 32 डेज हो गया, यहीं पर जगह मिल गया मुझे, ये रहा 32 डेज, जैन का 32 डेज, और यहाँ पर भी हो गया 32 डेज। एक बार देख लेते हैं, 31 हो रहा है, ठीक है, सॉरी तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो, 31 हो रहा है ना, 31 - 1
30 और +1 31 डेज, ये 1 है ना, ठीक है, तो यहाँ पर 31 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का 31 डेज, 31 डेज, 31 डेज, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट फेब से लेके फर्स्ट फेब तक ये 0 डेज होगा। सोच के देखो हम लोग कहां से कहां तक कैलकुलेट कर रहे हैं, ड्यू डेट से लेके जब तक स्टेटमेंट बन रहा है तब तक का, तो ड्यू डेट फर्स्ट फेब, स्टेटमेंट भी फर्स्ट फेब तक बनेगा, तो 0 डेज, फर्स्ट फेब से लेके फर्स्ट फेब 0 डेज हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले नॉर्मल ट्रांजैक्शन डेट लिखे, जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम लेजर पोस्टिंग सीखते हैं। फिर हम लोगों ने लेजर का जो मतलब जर्नल जो भी हुआ उसका लेजर पोस्टिंग कर दिया विथ अमाउंट, क्योंकि पोस्ट करते हैं तो अमाउंट भी लिखा जाता है। फिर हम लोगों ने ड्यू डेट चेक कर करके लिखा, जिनका ड्यू डेट नहीं था उसका ट्रांजैक्शन डेट को ही ड्यू डेट बना दिया। फिर हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, ड्यू डेट से लेके जब तक का अकाउंट बन रहा है तब तक का टाइम पीरियड हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि कितना हो रहा है, डेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग डेज में कैलकुलेट करेंगे। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये सारे अमाउंट का कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने बताया इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये साइड में मेरा जगह है, हम इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पर इंटरेस्ट, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना है, अमाउंट। तो पहला यहाँ पर जो डेट लिखा हुआ है इसका 123 डेज जो है उसका अमाउंट कितना है, 200 है। अब देखो हमें ना दो बार इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 123 था, मैंने भी यहाँ पर 123 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 200 है, तो उस बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होता है। पहले यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, 200 वाला पहले कैलकुलेट करते हैं। 200 इंटू इंटरेस्ट रेट कितना है, 6% पर एनम, 6% पर एनम इंटू 123 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 365, क्योंकि डेज होगा तो फिर 365 लेंगे, अगर मंथ होता तो 12 लेना पड़ता। 200 इंटू 6% इंटू 123 डिवाइडेड बाई 365, तो ये कितना निकल के आ रहा है, ये देखो 4.04, ठीक है, 4.04 ये आ रहा है। ये कहां पर लिखेंगे, ये यहां पर लिखेंगे, क्योंकि मैंने ये 200 लेके किया 4.04, ठीक है। अब यहां पर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी कैलकुलेट कर लेते, यहाँ पर और एक बार होगा 90 इंटू 6% इंटू यहाँ पर 123 डिवाइडेड बाई 365, देखते हैं कितना आता है, 90 इंटू 6% इंटू 123 डिवाइडेड बाई 365, ठीक है। तो ये आ रहा है हम लोग का 1.819 है, तो 1.82 लिख सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि हमें क्या लिखना है, 1.819 है, हम लोग 2 डिजिट लिखेंगे पॉइंट के बाद, क्योंकि रुपीज में आंसर हो रहा है, तो ये 9 है, तो ये ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, जो मैथमेटिक्स का रूल्स होता है 1.82, ठीक है। अब इसका थोड़ा लॉजिक भी बता देते हैं। देखो यहाँ पर इसका लॉजिक क्या हुआ इंटरेस्ट अभी से लिखने का। देखो ये हम लोग ऐसा रिकॉर्ड कर रहे हैं, नाथ ब्रदर्स ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जो श्याम है उनको 1 अक्टूबर को मुझे वो मुझे 1 अक्टूबर एक्चुअली ये सेल किया है, तो नाथ ब्रदर्स ये सोच रहा है कि मुझे 1 अक्टूबर को शाम से 200 रुपए मिल जाएंगे। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो फर्स्ट फेब तक उनका इतना इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो उन्होंने पेमेंट कर दिया 1 अक्टूबर को, लेकिन 200 की जगह कितना पेमेंट किया है, 90 रुपीज, तो 90 रुपीज पे इंटरेस्ट ड्यू नहीं होगा, तो इसको रिवर्स कर दिए, ठीक है। मतलब इस अकाउंट का हम लॉजिक बता रहे हैं। वैसे तो देखो जो भी है वो तो सीख लिया, इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट कर लोगे हो जाएगा, बट ये इंटरेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर इस इंटरेस्ट का मतलब क्या है, हम लोगों को मिलने वाला था शाम से ये पैसा नाथ ब्रदर्स को 200 कब मिलने वाला था, 1 अक्टूबर, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसके पहले ही ये रिकॉर्ड कर लिया कि फर्स्ट फेब तक अगर हम लोग अपना एक अकाउंट करेंट बनाते हैं, जहां पर हम लोग ये लिखेंगे कि कोई भी डिले करता है तो उनसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, या हमसे डिले होता है तो हमें उनको कितना पे करना है। तो हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट फेब के अंदर अगर मुझे पैसा नहीं मिलता है, मुझे इतना इंटरेस्ट उनसे मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने पेमेंट कर दिया, लेकिन कितना 90, तो 90 पे जितना भी इंटरेस्ट हो रहा है वो इंटरेस्ट हम लोगों ने यहाँ रिवर्स कर दिया, उल्टे साइड लिखा, तो ठीक है। ये लॉजिक के साथ चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग सीधा सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, मैंने समझा दिया कि क्यों ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, लिखने का रीजन भी बता दिया। अच्छा अब हम लोग ये वाला 1 नवंबर वाला करेंगे, जो 92 डेज आया है, इसका कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट का। 330
इंटू 6% इंटू 92 डिवाइडेड बाई 365, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, 330 इंटू 6% इंटू 92 डिवाइडेड बाई 365, तो ये हो गया हम लोग का 4.99, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 5 रुपीज। ठीक है, ये 5 रुपीज हो गया। ये कितने अमाउंट पे हुआ? 330 वाला नवंबर, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर कितना हो गया? 5 रुपीज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर और कोई नवंबर वाला डेट नहीं है, सीधा दिसंबर का है, लेकिन दिसंबर का 2 डेट है। ठीक है, एक 62 रुपीज पे है, सॉरी, एक 330 रुपीज पे है, एक 500 पे है। चलो देखते हैं ये वाला। ठीक है, इस पे 2 कैलकुलेशन होगा 62 डेज पे जो है। इस पे हम लोग का एक तो कैलकुलेशन होगा 330 रुपीज पे, 330 इंटू 6% इंटू 62/365, देखते हैं कितना होता है। 330 इंटू 6% इंटू 62 डिवाइडेड बाई 365। ठीक है, ये कितना होता है? ये देख लो, हो रहा है 3.363, मतलब 3.36 बोल सकते हैं। ठीक है, 3.36 ये लिखेंगे, 330 रुपीज जो है यहाँ पर 3.36। ठीक है, साथ ही साथ यही वाला 1 दिसंबर का और एक कैलकुलेशन भी हम लोग का होगा, लेकिन 500 रुपीज पे, तो उसका भी इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ऐसे लाइन लगा के 500 रुपीज पे कैलकुलेट करेंगे। 500 इंटू 6% इंटू 62 डिवाइडेड बाई 365, देखते हैं कितना आ रहा है। 500 इंटू 60 बाई 365, तो ये हो गया 5.095, मतलब हम लोग इसको 5.10, मतलब ये 9 है, पीछे 5 है, तो ये 1 ऐड हो जाएगा, मतलब 5.10 हो जाएगा। 5.10, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5.10। ठीक है, अच्छा, अब जैन का है। जैन का हम लोग का 3 ट्रांजैक्शन होगा, एक 500 पे, एक 200 पे, एक 600 पे। अब देखते हैं यहाँ इंटरेस्ट इतना सारा कैलकुलेट हो पाएगा कि नहीं, तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर पहले इधर वाला देख लेते हैं, ये कितने पे है? 600 पे है। तो 600 पे पहले चेक करते हैं। 600 इंटू 6% इंटू यहाँ पर 31/365, देखते हैं कितना आता है। 600 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइडेड बाई 365, तो ये हो गया हम लोग का वैल्यूज देखो 3.057, मतलब 3.06 हो जाए। ठीक है, 600 वाला जो है 3.06, मतलब यहाँ पर 3.06। ठीक है, अब 500 और 200 पे देखना है। चलो 500 पे देख लेते हैं पहले। 500 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइडेड बाई 365, 500 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइडेड बाई 365, तो ये आ रहा है 2.547, मतलब 2.55। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 2.55, ये वाला 2.55, और ये 200 रुपीज पे भी निकलेगा। तो 200 रुपीज पे यहाँ तो जगह नहीं है, पीछे ही करना पड़ेगा। 200 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइडेड बाई 365, 200 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइडेड बाई 365, तो ये हो गया 1.019, मतलब 1.019 है, 019 है, तो 02 हो जाएगा। ठीक है, 02 हो जाएगा, 1.02। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये आ गया 1.02। ठीक है, अब इसका कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? देख लो क्यों नहीं है, वो हम लॉजिकली बता देते हैं। ये फर्स्ट फेब वाला, ये इसीलिए जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम लोग ऐसे लिखेंगे 20 इंटू 6% इंटू नंबर ऑफ डेज, जब 0 डिवाइडेड बाई 365 होगा, तो ये पूरा आंसर 0 ही आएगा। जब हमारा कुछ टाइम मतलब इसके बाद हमारा स्टेटमेंट एंड ही हो जाता है, तो फिर इंटरेस्ट तो हम लोग वहां तक ही कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग का कुछ नहीं आएगा। चाहो तो एक बार 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, सिंपल हम लोग का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मेथड होता है, उसी मेथड
में हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। और इसका मैंने लॉजिक भी बताया, अगर 1 अक्टूबर तक पैसा मिलने वाला है, अगर 1 फेब तक नहीं मिलता है तो कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा, अगर उसमें से कुछ मिल गया तो उसको रिवर्स कर दो। इस कंसेप्ट पे ये पूरा का पूरा अकाउंट बन रहा है, ठीक है। तुम लोग सिर्फ कैलकुलेट करके लिखोगे तो भी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि हम लोग का कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल है और कितना इंटरेस्ट पेबल है। जैसे ये वाला कौन सा कॉलम है, ये है हम लोग का इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीवेबल। और ये कौन सा कॉलम है, ये है हम लोग का इंटरेस्ट पेबल, ठीक है। ये पेबल है क्योंकि ये कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है ना, तो क्रेडिट में तो डेबिट वाला मतलब पोस्ट कैसे होता है, जब इंटरेस्ट मिलेगा तो वो ये एक्सपेंस साइड में होगा ना, तो ये हो गया। अगर डेबिट क्रेडिट नहीं भी लिखो तो भी चलता है, ठीक है। यहाँ पर है तो लेजर ही, वैसा बात नहीं है, लेकिन इसे स्टेटमेंट फॉर्मेट बोला जाता है। तो कभी कभी यहाँ मतलब देखेंगे हम लोग, तो देखो मैट में लिखा नहीं हम लोग का डेबिट क्रेडिट, तो लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट है जिसको लेजर फॉर्मेट में बनाया गया, इसीलिए डेबिट क्रेडिट अगर नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा। बाकी कंसेप्ट तो वही लेजर वाला ही है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है। अब चेक करते हैं कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल है। तो पहले ये वाला कॉलम क्लोज होगा। कॉलम क्लोज करने का तरीका देख लो, 4.04 प्लस 5 प्लस 3.36 प्लस 3.06, इंटरेस्ट रिसीवेबल होने वाला है 15.46, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीवेबल यहाँ पर लिखते हैं 15.46, ठीक है। और पेबल कितना है उसको हम लोग लेस करके देखते हैं। पेबल है 1.82, माइनस कर दिया, माइनस 5.10, माइनस 2.55, माइनस 1.02, ठीक है। तो इसका मतलब 4.97 हम लोग का इंटरेस्ट रिसीवेबल निकल के आया, ठीक है। तो इसको कहाँ लिखेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4.97, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर 4.97 हम लोग का बैलेंस करके निकल के आया। और ये कब निकल रहा है, 1 फेब को, ठीक है। 1 फेब का हम लोग का अकाउंट का हिसाब से ये बनाया हुआ है। तो 1 फेब तक अगर हम लोग चेक करें इंटरेस्ट रिसीवेबल और पेबल, ये नेट होके हमें दिख रहा है कि हम लोगों को 4.97 जो है इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है। क्योंकि इतना पैसा मिलने वाला था और इतना हमें पे करना था। इधर क्या लिखा हुआ है, कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो जो पे करना है वो अमाउंट कम है और जो मिलेगा वो ज्यादा है। तो नेट करके हमें यही दिखेगा कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट मिलेगा, इधर आ गया। लिखना क्या है, लैंग्वेज देखो, लिखना है बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है। अब इंटरेस्ट हम लोग कैसे, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इसका डेट यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। ये बैलेंस निकल के आया कि हमें इतना इंटरेस्ट जो है रिसीवेबल होगा, ठीक है। अब यही चीज को हम लोग किसके साथ लेंगे, जैसे देखो, मतलब मैंने बताया था ना कि जब हम लोग इंटरेस्ट लेंगे तो क्या सिर्फ इंटरेस्ट लेंगे, नहीं, हम लोग इंटरेस्ट लेंगे अपने ड्यू अमाउंट के साथ। जैसे मैंने यहाँ पर तुम लोग को जब समझाया तो मैंने बोला कि इंटरेस्ट देना है लेकिन अमाउंट के साथ, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट हम लोग अमाउंट कॉलम में फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब ऐड ऑन कर देंगे। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने दिखा दिया कि हमें इतना इंटरेस्ट मिल सकता है। अब ये इंटरेस्ट हम लोग अमाउंट के साथ लेंगे तो इसको हम लोग तुरंत इधर जो है ट्रांसफर करेंगे, ऐसे करके 1 फेब को लिखेंगे टू इंटरेस्ट रिसीवेबल बोल के, ठीक है। ये इतना हम लोगों ने बैलेंस दिखा दिया कि हमें इतना इंटरेस्ट मिलेगा, वो कहाँ दिखा है, इंटरेस्ट कॉलम में। और इसको कहाँ दिखाएंगे, अमाउंट कॉलम में, मतलब अमाउंट के साथ हम लोग ऐड करके ये वाला पैसा लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को कितना पैसा मिलेगा, अब ऐड करते हैं, देखो कितना पैसा हमें मिलेगा 200, और यहाँ पर 330 600 प्लस 20 प्लस 4.97, ठीक है। ये टोटल 1484.97 यहाँ पर लिख देते हैं, 1484.97, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर माइनस करेंगे क्योंकि हम लोग परचेज भी किया है तो हमें पे भी तो करना है। -90, -500, -500, -200, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 194.97, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 1 फेब का डेट देके ही, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। बाई बैलेंस सीडी कौन से कॉलम में जाएगा, अमाउंट वाले कॉलम में जाएगा, 194.97
7, ठीक है, 194.97 अगर टोटल करते हैं तो 1484.97, ठीक है। और यहाँ पर ये सब कॉलम का टोटल नहीं होता है, सिर्फ ये वाले कॉलम का टोटल होगा। और इसका मतलब क्या निकल के आया कि जो भी श्याम और नाथ में ट्रांजैक्शंस हुआ, उसके बाद ये दिख रहा है कि नाथ ने ये चेक किया कि फर्स्ट फेब तक अगर चेक करें इंटरेस्ट पेबल रिसीवेबल और उसको नेट कर दे तो इतना इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ठीक है। और फिर अमाउंट का भी चेक किया, पेबल रिसीवेबल, ठीक है। तो अमाउंट कितना आया, अमाउंट कितना आएगा 190, इससे इंटरेस्ट लेस कर दो ना 4.97, अगर इंटरेस्ट लेस कर देते हैं तो 190, मतलब नाथ ने देखा कि उनको शाम से 190 मिलेगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट फेज, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर उन्होंने सही टाइम पे पेमेंट वगैरह नहीं किया तो इंटरेस्ट पेबल रिसीवेबल, या फिर इन्होंने नहीं किया तो उस हिसाब से फर्स्ट फेज तक इन्हें 4.97 का इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी इससे शाम से 194.97 रुपीज मिलेगा। ये बैलेंस इधर आ गया। तो कैसे करना है, पहले इंटरेस्ट कॉलम को हम लोग देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट पेबल आ रहा है कि रिसीवेबल आ रहा है। तो यहाँ देखा रिसीवेबल आ रहा है, तो किसके साथ रिसीव करेंगे, अमाउंट के साथ, उसको अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर करो। लिखने का तरीका बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट रिसीवेबल, फिर इसको अमाउंट के साथ ऐड करके यहाँ अमाउंट कॉलम को बैलेंस करके देखेंगे कि नेट हमें कितना मिलेगा, ठीक है। ये 190 कैसे आ रहा है, तुम लोग ऐसे भी चेक करके देख सकते हो, यहाँ पर सारे अमाउंट को टोटल करके और इससे लेस करके देख सकते हो कि 200 रुपए मिलेंगे, ऐसे करके अगर चेक करोगे डेटर या क्रेडिटर का कॉलम बनाओगे, डेटर का कॉलम बेसिकली, तो यहाँ पर तुम लोग देखोगे 190 रुपीज डेटर से रिसीव होने वाला है। ये तो डेटर कॉलम ही था ना जब हम लोगों ने बाकी चीज नहीं लिखा था, और इसको अगर हम लोग बैलेंस करते तो हम लोग को यहाँ पर 190 मिलता। देख लो, ये देखो, ये जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है जैसे कि 200, ठीक है, 200, और यहाँ हो गया 660 प्लस 600, ऐसे करो 660 प्लस 620 प्लस यहाँ पर 200, तो ये कितना हो गया 1480। ये सारी चीजों का टोटल करके आ रहा है, देखो 1480, ठीक है। और इधर का टोटल करते हैं 90, और ये हो गया 1200, ठीक है, 1200, तो ये कितना आ गया 1290, ठीक है। ये डेटर का कॉलम है, डेटर कौन है, श्याम। तो ये क्या हो गया, शाम टू से, मतलब इधर हो गया 1480, इधर 1290, दोनों का अगर हम लोग बैलेंस करते तो हम लोग का कितना आ जाता, 1480 माइनस 1290, देखो 190 आता। तो इधर बैलेंस आता, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, बाई बैलेंस सीडी 190, इसका मतलब क्या हो जाता है, ये टू बैलेंस बीटी करके ब्रॉट डाउन हो जाता है, इसका मतलब डेटर से 190 रुपीज हमें मिलेगा। मतलब शाम के साथ हम लोग का बहुत सारा ट्रांजेक्शन हुआ, सेल एज वेल एज परचेज, लेकिन अल्टीमेटली नाथ को ही शाम से 190 रुपीज मिलेगा। अब डिले होने के कारण से हो सकता है कि इंटरेस्ट पेबल रिसीवेबल का बात हो, उसका भी कैलकुलेशन कर लिया, 190 तो होगा ही, और इंटरेस्ट ये आ रहा है कैलकुलेट होकर 4.97। तो अकाउंट करेंट बस ये एडिशन एक्स्ट्रा हमें देता है, ठीक है, और कुछ नहीं। ये हम लोगों ने कौन से मेथड से किया, डेज को हम लोगों ने फॉरवर्ड मेथड से कैलकुलेट किया। फॉरवर्ड मेथड मतलब ड्यू डेट से लेके हम लोग का स्टेटमेंट एंडिंग डेट तक, ठीक है। और हम लोगों ने इसको यहाँ पर इंटरेस्ट कॉलम बनाया तो इंटरेस्ट मेथड से किया, ठीक है, इंटरेस्ट फॉरवर्ड मेथड से किया। ये देखो कौन से वाले मेथड से किया, ये वाले मेथड से इंटरेस्ट, और ये फॉरवर्ड मेथड से, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। देखो इसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से करवाते हैं, वही यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया है। ये देखो, ये तो हो गया हम लोग का कंप्लीट। और यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर बताया ना कि काउंटिंग कैसे करना है। मैंने बोला ना जो ड्यू डेट है उसे इग्नोर कर देना। ये देखो, व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज द डेट ऑफ ड्यू डेट इज इग्नोर्ड एंड द डेट अप टू विच द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इज कैलकुलेटेड, ठीक है। मतलब ये देखो, जैसे मैंने यहाँ ड्यू डेट को इग्नोर कर दिया ना, 1 अक्टूबर का फर्स्ट ड्यू डेट मतलब 1 तारीख इग्नोर हो गया। अगर ये 1 तारीख की जगह 5 होता तो 5 दिन लेस हो जाता, ठीक है। और यहाँ पर देखो कॉलम बना दिया डेज कैलकुलेशन का, जैसे मैंने तुम लोग को दिखाया था। इंटरेस्ट का यहाँ कोई जो है वर्किंग नोट नहीं बना है, तुम लोग चाहो तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर तुम लोग को दिखा दिया ताकि याद रहे, ठीक है। या फिर चाहो तो मेरे जैसा ऐसे इंटरेस्ट को लिख भी सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर हम लोग देखो इसी क्वेश्चन को हमें दिया है टेकिंग इलस्ट्रेशन वन करेंट अकाउंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड से हमें करना है, ठीक है। मतलब हम लोग अभी ये वाला मेथड से भी करेंगे क्वेश्चन को। प्रोडक्ट का कौन सा मेथड करेंगे, प्रोडक्ट का फॉरवर्ड मेथड से करेंगे। मतलब डेज कैलकुलेशन वही वाला रख रहे हैं, बैकवर्ड हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि उससे उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। अगर स्पेसिफाई करता भी है तो बोलता है कि फॉरवर्ड मेथड से करो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर सेम चीज, सेम कॉलम हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो ये सारे चीज सेम रहेंगे। यहाँ पर लिखेंगे श्याम इन अकाउंट करेंट
with Nath brother, calculation of interest, first Feb 2020 at the rate of 6% per annum, और यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ नाथ ब्रदर्स, जो बना रहे हैं उनके बुक्स में होगा श्याम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ठीक है। अच्छा, कॉलम क्या क्या होगा, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। देखो, जो लेजर का कॉलम होता है वो तो होगा ही होगा, वो तो फिक्स्ड है। तो पहले लेजर में क्या बनता है, डेट, फिर बनेगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक ड्यू डेट भी बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज, अमाउंट, और यहाँ होगा प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर भी डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, अमाउंट और प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब जस्ट हम देख देख के लिख दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर लिया है। 2019 16 सितंबर, यहाँ से देख देख के लिख लेते हैं, चलो। 2019 16 सितंबर, सबसे पहले है टू सेल्स, ठीक है। टू सेल्स ड्यू डेट यहाँ पर लिख लेते हैं 1 अक्टूबर, ठीक है। हम इसमें और ज्यादा जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि हम, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट कॉलम समझाना है, बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा तो तुम लोग कर लो, बस इंटरेस्ट को मत लिखो। बाकी तुम लोग अपना कॉपी देख के लिख लो, और ये बैलेंस भी मत लिखना, इसको बताएंगे कैसे करके होगा। हम भी देख के ही लिख रहे हैं, तुम लोग भी देख देख के लिख लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ आ जा रहा था हम लोग का 123 आया था। अच्छा, अमाउंट है 200, अमाउंट है 200, ठीक है। प्रोडक्ट कॉलम के अलावा बाकी सारी चीजों को लिख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद है 1 नवंबर टू कैश, 1 नवंबर टू कैश या बैंक। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं इन्होंने क्या रेफर किया है, कैश या बैंक। इन्होंने कैश ही रेफर किया, तो हम लोग कैश लिख सकते हैं, ठीक है, टू कैश। यहाँ पर लिखते हैं 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर। और जो डेज आया था वो आई थिंक 92 आया था। तुम लोग अपना लिख लो, कॉपी से देख देख के लिख लो। ये हो गया 330, बस चेक कर लेते हैं। हाँ, 330। अच्छा, फिर 1 दिसंबर टू कैश, 1 दिसंबर 62 330। अच्छा, 1 दिसंबर टू कैश, 1 दिसंबर 330, यहाँ पर 330, और डेज जो है 62, यहाँ पर लिख लेते हैं 62, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 1 दिसंबर के बाद 2020 1 जैन 9 जैन। अच्छा, 2020 1 जैन 9 जैन, 2020 1 जैन और 9 जैन, ठीक है। दोनों का ट्रांजैक्शन क्या है, टू कैश टू सेल्स। यहाँ पर लिख लेते हैं टू कैश टू, ओ सॉरी, ये तो 2020 है, टू कैश टू सेल्स, ठीक है। अच्छा, इसका ड्यू डेट 1 दिसंबर के बाद 1 जैन 31 और 0। अच्छा, 1 जैन और 1 फेब। अच्छा, ये यहाँ पर डेज आया 31 और यहाँ पर डेज आया 0, और ये रुपीस था मुझे जितना याद है 20, और यहाँ पर था 600। एक बार चेक कर लेते हैं, 600 और 20, ठीक है। अब इधर वाला लिखेंगे 2090 1 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 5 दिसंबर 2019, पहले हो जाएगा 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर बाई कैश, ठीक है। उसके बाद 21 अक्टूबर बाई परचेज था,
अच्छा 21 अक्टूबर बाई परचेज, 5 दिसंबर बाई परचेज, 10 दिसंबर फिर से बाई परचेज, 5 दिसंबर बाई परचेज और 10 दिसंबर अगेन बाई परचेज। ठीक है। अच्छा इसके बाद ड्यू डेट लिख लेते हैं, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 जन, 1 जन। अच्छा 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 जन, 1 जन, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 जन और उसके बाद फिर से 1 जन। ठीक है। नंबर ऑफ डेज यहाँ पर 123, 62, 31, 31। ठीक है 123, 62, 31, 31। अमाउंट भी देख के लिख सकते हैं, 90, 500, 500, 200। ठीक है 90, 500, 500, 200, 90, 500, 500, 200। तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब प्रोडक्ट मेथड और इंटरेस्ट मेथड में सिर्फ एक ही कॉलम का फर्क है अभी तक, बाकी सब एज इट इज है। ठीक है। अब अगर हम लोग फॉरवर्ड मेथड से कर रहे हैं तो डेज में कोई फर्क नहीं आएगा, अगर फॉरवर्ड मेथड में नहीं करेंगे तो डेज में फर्क आएगा। मतलब हम लोगों ने ये कौन सा मेथड किया, हम लोगों ने किया इंटरेस्ट मेथड का फॉरवर्ड यूज करके, यहाँ पर कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड से फॉरवर्ड यूज करके। ठीक है दोनों में ही फॉरवर्ड मेथड यूज कर रहे हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड मेथड हमें डेज कैलकुलेशन बताता है। अब यहाँ प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट को मैंने क्या बोला था, देखो मैंने बता दिया था कि प्रोडक्ट का मतलब अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कॉलम में नंबर ऑफ डेज लिखेंगे, तो अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज करने से जितना आएगा वही हम लोग को यहाँ पर प्रोडक्ट में लिख लेना है। ठीक है तो प्रोडक्ट में कितना आ रहा है, तो 200 इंटू 123 करेंगे, ये देखो 200 इंटू 123, तो ये हो गया 24,600। ठीक है। अच्छा 330 इंटू 92, तो ये हो गया 30,360। ठीक है। अच्छा अब 330 इंटू 62, तो ये कितना हो गया 20,460। ठीक है। अच्छा 600 इंटू 31, मतलब ये हो गया हम लोग का 18600 और ये जीरो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, 19 टू 123, ये हो गया 11070। ठीक है। अच्छा ये हो गया 62 इंटू 5 कर लेते, पता चल जाएगा 31000 और ये हो गया 15500। ठीक है। अच्छा ये मल्टीप्लाई करने से 2 3 2 6 0 0 इतना आ गया। ठीक है। अब क्या किया हम लोगों ने, प्रोडक्ट में जो करना चाहिए वही हम लोगों ने प्रोडक्ट का कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने इंटरेस्ट कॉलम को पहले बैलेंस किया था, एज इट इज यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट कॉलम को पहले बैलेंस करेंगे। ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉलम का हम लोग यहाँ पर टोटल करते हैं, ये रहा 24,600 प्लस 30,360 प्लस 20,460 प्लस 18,600। ठीक है। तो ये हो गया 94,020। अच्छा यहाँ पर बैलेंस करते देखते कितना आता है, इधर ही बैलेंस आएगा -11,070, क्योंकि इधर का वैल्यू ना कम, 31,000 माइनस 15,500 माइनस 6,200। ठीक है। तो प्रोडक्ट का बैलेंस कितना आ गया 30,250। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फेब का डेट देके ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ फेब को लिखेंगे, बाई साइड में आया तो बाई लिखेंगे, बाई प्रोडक्ट रिसीवेबल। ठीक है बाई प्रोडक्ट रिसीवेबल, जैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखा था। ठीक है वैसे ही बाई प्रोडक्ट रिसीवेबल 30,250। ठीक है इतना प्रोडक्ट रिसीवेबल है, लेकिन हम लोगों को इंटरेस्ट भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखो मैंने बताया था ना कि प्रोडक्ट मेथड में भी हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे रेट लगा के। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग का इतना आ गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट का चेकिंग करेंगे। देखो कैसे करके, यहाँ पर फर्स्ट फेब को लिखेंगे। अब देखो अगर प्रोडक्ट रिसीवेबल है तो इंटरेस्ट भी रिसीवेबल होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट रिसीवेबल। अच्छा इंटरेस्ट रिसीवेबल कैसे निकालेंगे,
प्रोडक्ट रिसीवेबल कितना है 30,250 हमें मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट का रेट कितना बता रखा है 6%, इंटू क्या करेंगे 100 365, क्योंकि मैंने बोला कि प्रोडक्ट पर डे का हमें बताता है, ठीक है। पर डे का इंटरेस्ट हमें बताएगा क्योंकि हम लोग डे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअली अगर मैथमेटिकली देखो इसे तो ये कैसा बन रहा है, ये देखो हमें क्या करना है, हम लोग टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल या पेबल अगर निकालना चाहते हैं तो ये देखो प्रोडक्ट मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं 200 इंटू 123, ये वाला चीज हम लोग पहले कर ले रहे हैं, ठीक है। अब ये सब जो है ना, ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, तो एक चीज समझो, ये सिर्फ और सिर्फ जो है इंटरेस्ट पेबल भी नहीं है रिसीवेबल भी नहीं है, दोनों आइटम है इसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सारे चीज ऐड हो जाएंगे, कुछ इधर डेबिट साइड में पुट हुआ है, कुछ क्रेडिट साइड में पुट हुआ है, मतलब कुछ रिसीवेबल है कुछ पेबल है, एडलेस होगा। तो इसका मतलब बच क्या रहा है 6% डिवाइडेड बाई 365, हर जगह पे अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यही हो रहा है कि हम लोगों का फिर पर डे का निकल जाएगा, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो डेज है उसको, तो हमारा क्या निकलेगा पर डे का। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर बैलेंस किया और यहाँ पर देखा कि पर डे का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ये देखो वो हमारा जो पहले वाला मेथड है उसके साथ बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। ये देखो कितना आ गया 4.97, ये हम लोग का आया था, ठीक है। इंटरेस्ट को किसके साथ लेना है, एड ऑन करके अमाउंट के साथ 4.97, ठीक है। तो 4.97 हम लोग का इंटरेस्ट का रिसीवेबल अमाउंट हो गया। अब हम लोग अमाउंट के साथ इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, तो अब देखो अब ये कॉलम और ये कॉलम का वैल्यू सेम आएगा 1484.97, ये अलग से करने का जरूरत नहीं है, यहाँ से देख के लिख सकते हैं ना, इसका ऐड तो उतना ही होगा 1484.97, ठीक है। 1484.97 और इधर आ जाएगा 194.97 बैलेंस करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर से फर्स्ट ऑफ पे बाई साइड में आएगा, तो बाई बैलेंस सीडी, मतलब हम लोगों को शाम से कितने वाला मिलने वाला है, नाथ ब्रदर्स को शाम से कितना मिलने वाला है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये वाले कॉलम में आएगा 194.97, जब बैलेंस करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। 1484.97 और ये हो गया 94020, ठीक है 94020। बस इतना ही फर्क है प्रोडक्ट मेथड और इंटरेस्ट मेथड में, ठीक है। इंटरेस्ट मेथड में इंटरेस्ट डायरेक्टली कैलकुलेट हो रहा है तो हमें अलग से इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना पड़ रहा है, वहां पर हम लोग इंडिविजुअली ये चीज कर रहे हैं, देखो अमाउंट इंटू इंटरेस्ट इंटू टाइम, ठीक है। अब इसके जगह अगर हम लोग इंडिविजुअली ऐसा नहीं करके अगर ऐसा करते हैं अमाउंट इंटू टाइम करके सारा निकाल लेते हैं, अमाउंट इंटू टाइम अमाउंट इंटू टाइम, अब जो भी हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा इससे हमारा क्या निकल के आएगा, प्रोडक्ट निकल के आएगा, ठीक है। अब कुछ प्रोडक्ट मेरा रिसीवेबल होगा, कुछ प्रोडक्ट मेरा पेबल होगा, उसके बेसिस पे मेरा कुछ अमाउंट एडेड होगा, कुछ अमाउंट मेरा लेस होगा, फिर नेट करके मुझे ये प्रोडक्ट रिसीवेबल मिला, ठीक है। अब इस पे मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए, अगर रिसीवेबल है तो इंटरेस्ट भी रिसीवेबल होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में अमाउंट और टाइम ऑलरेडी मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो इंटरेस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट का रेट जो है वो तो लिखेंगे, और टाइम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग टाइम का क्या लेते हैं, सिर्फ हम लोग टाइम का मंथ ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें डेज वाइज निकालना है, तो 1/365 पर डे के हिसाब से निकालना है, तो ऐसे कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। तो दोनों साइड में हमारा ऐसे मेथड से करो या फिर इस मेथड से करो, बात एक ही है, दोनों में आंसर हम लोग का सेम आएगा, लेकिन क्वेश्चन में कौन सा मेथड बोलेगा उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग अपने मन से तो नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये देखो हम तुम लोग को और एक चीज भी बता देते हैं, यहाँ से देख के ये देखो हम लोग का क्या हुआ, ये देखो 4.04 का इंटरेस्ट हम लोगों ने ड्यू किया कि हमें इतना इंटरेस्ट मिल सकता है अगर शाम ने डीले किया, क्योंकि ये सेल के ऊपर था, चेक करके देखो हम लोग को 4.04 का इंटरेस्ट मिल सकता है, लेकिन उन्होंने पेमेंट कर दिया तो 1.82 का इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा, 90 रुपीज का पेमेंट कर दिया तो नहीं मिलेगा, बाकी इंटरेस्ट हमारा ड्यू रह गया। इस तरीके से तुम लोग अगर कैलकुलेट करके देखोगे ना, जैसे 190 चेक किया था वैसे ही तुम लोग को 4.97 भी इंटरेस्ट के तौर पे दिखेगा, ठीक है। और ये वाला चीज क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मैंने प्रोडक्ट मेथड बताया वो ऐसे हो रहा है, देखो 200 इंटू 123 हम लोगों ने पहले कर लिया, फिर हम लोग कर रहे हैं 330 इंटू 92, ठीक है, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट, ऐसे करके जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और दोनों साइड में हम लोग ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं इस चीज को लेजर में, तो हमारा पेबल रिसीवेबल, जैसे ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट के नीचे तुम लोग लिख सकते हो रिसीवेबल, यहाँ पर लिख देते हैं रिसीवेबल, और यहाँ पर लिख सकते हो पेबल, ठीक है। तो इतना हम लोग का अमाउंट पेबल है
और इतना रिसीवेबल ज्यादा है, पेबल कम है, तो नेट करके दिखा इतना रिसीवेबल, और इस पे इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो पर डे का निकल के आएगा, बिकॉज प्रोडक्ट मेथड में क्या हो रहा है, हम लोग का सारा चीज एड ऑन अगर हो जाता है, एड लेस, यहाँ ना सिर्फ ऐड नहीं हो रहा है, ऐड भी होगा लेस भी होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीवेबल भी है, इंटरेस्ट पेबल भी है, ये सारे अमाउंट ऐड होंगे और ये सारे अमाउंट लेस होंगे। तो जो भी हो, ऐड हो लेस हो जैसा भी हो, हमारा कॉमन पॉइंट तो यही जा रहा है 6% इंटू 1/365, ठीक है। और इसके बीच में ऐसे आ जाएगा 200 इंटू 123, उसके बाद ऐड हो या लेस हो, फिर यहाँ पर हो जाएगा 90 इंटू 123, फिर ठीक है, मान लो ऐड हुआ या लेस, जो भी हो रहा है, पेबल या रिसीवेबल के ऊपर डिपेंड करके ऐसे। तो ये प्रोडक्ट हम लोग लिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट का नेट करके जो भी आएगा उस पर इस तरीके से इंटरेस्ट लगेगा, 6% इंटू 1/365, वही चीज देखो मैंने यहाँ पर करके दिखाया। और वैसे भी प्रोडक्ट का मतलब होता है पर डे बेसिस पे कितना आ रहा है उसका कैलकुलेशन, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया, अब इंडिविजुअल कैलकुलेट करो, या इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पर देखो, हम लोग 5 लाख को 1 महीने के लिए इन्वेस्ट करने का मतलब ही होता है 1 लाख को 5 महीने के लिए इन्वेस्ट करना, ठीक है, एक ही बात है। तो वही चीज होता है। तो ये देखो 2 मेथड हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया, तो ये दोनों पे हम टिक लगा देते हैं, हम लोगों ने कौन कौन सा मेथड सीख लिया। एक हम लोगों ने सीखा फॉरवर्ड मेथड, ठीक है, फॉरवर्ड इंटरेस्ट मेथड, ठीक है, और हम लोगों ने सीखा फॉरवर्ड प्रोडक्ट मेथड। बैकवर्ड अभी हम लोगों ने नहीं सीखा है, ठीक है, और बैकवर्ड हमें उतना जरूरी भी नहीं है, लेकिन हम लोग सीखेंगे एग्जाम में तभी करो बैकवर्ड जब बोले, अदरवाइज कभी नहीं करना है हमें, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हम लोग का हो गया, यहाँ पर से तुम लोग चाहो तो प्रैक्टिस करके ये वाला नहीं करना है, ये रेड इंक वाला शायद है, ये दूसरा एक पॉइंट होता है, पता नहीं रेडिंग का है कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, देखना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल एक देख सकते हो तुम लोग। चलो, यहाँ पर इपॉक मेथड भी नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने नहीं बोला है, इलास्ट्रेशन 2 जो है ये शायद कर सकते हो, ठीक है, इलास्ट्रेशन 2 एक देख सकते हो, 3 नहीं करना है, 3 में रेडिंग इंटरेस्ट है, ये नहीं कर पाओगे। इलास्ट्रेशन 2 और इलास्ट्रेशन 4 ये दोनों तुम लोग प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो, क्योंकि ये देखो इस पे पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, नया कुछ मतलब वैसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत ही टफ चीज है, जितना अच्छे से तुम लोग कैलकुलेशन कर पाओगे, मेथड पढ़ना है, और हाँ फॉर्मेट वगैरह सही तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि इस पे भी नंबर रहता है। तो अभी तुम लोग कौन सा कर पाओगे, इलास्ट्रेशन 2 और ये रहा इलास्ट्रेशन 4, ठीक है, इलास्ट्रेशन 2 और 4 ये हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं करने के लिए, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।